देखो हमारा आपका नेत्र किस प्रकार वर्क करता है, नेत्र लेंस किस प्रकार से अपनी फोकस दूरी को चेंज करती है, किस प्रकार से नेत्र में क्या विकार उत्पन्न हो सकता है। इसको ये वो लेंस है जब आप पैदा हुए थे आपके नेत्र में ऊपर वाले ने लगा के फिट करके भेजा था, और जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती जाती है इसके चारों ओर की मांसपेशियां सिकुड़ती जाती हैं। तो आप जानते हो सारी प्रकाश किरणें रेटिना पे फोकस हुई, और जब रेटिना पे फोकस हुई तो यहीं से सेंस आपका कहाँ पे मस्तिष्क को संकेत गया और हम समझ जाते सामने कौन है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा आपका क्लास 12th है, बोर्ड एग्जाम करीब है। हम और हमारी टीम पूरी लगी है आपके बोर्ड एग्जाम के पहले पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कराने के लिए, और लगभग हम लोग सफल भी हैं। ये हमारा रे ऑप्टिक्स चल रहा है, और रे ऑप्टिक्स में जानते हो बेटा यूनिट 9 चैप्टर नंबर 1 हम डाल चुके हैं। उम्मीद है आपने पढ़ाई करी होगी, और अपने जो कंसर्निंग बुक आपने रखी है अपने पास उससे न्यूमेरिकल भी आपने लगाया होगा। उसके बाद फिर आपका वही यूनिट 9 चैप्टर 2 लेंस के बारे में पूरा मैंने पढ़ाया। गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, गोलियां उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, और साथ में लेंस। ठीक, आप जानते हो बेटा ये बोर्ड एग्जाम का पेपर आप देखना हर साल अक्सर पूछा जाता है। कभी आपका अवतल पृष्ठ पूछा गया तो कभी उत्तल पृष्ठ पूछा गया, अक्सर पूछा जाता है बेटा। ठीक है, और नहीं पूछा गया तो उससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपने उम्मीद है कि उसको भी पढ़ा होगा, अपने कंसर्निंग बुक से आपने उसके न्यूमेरिकल भी लगाए होंगे। उसके बाद फिर हमने डाला बेटा अपने इसी चैनल पे क्लास 12th लेक्चर 9 चैप्टर 3 प्रिज्म के बारे में। ठीक, प्रिज्म क्या होता है, प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो किस प्रकार से उसका अपवर्तन होता है, विचलन कोण क्या होता है। आपने पढ़ा कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है जिसको परिक्षेपण भी कहते हैं। आपने पढ़ा वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है जिसको परिक्षेपण क्षमता भी कहते हैं। और साथ ही साथ आपने पढ़ा वहां पे कि आप जानते हो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। न्यूमेरिकल भी आपने लगाया। और अब इसी के बाद रे ऑप्टिक्स का ये चैप्टर नंबर 4 है बेटा। हमारी टीम सीरियसली लगी है बोर्ड एग्जाम के पहले आपका सिलेबस पूरा कराने के लिए। ठीक है, हम चाहेंगे आप भी सीरियस हो जाओ, बहुत कम समय बचा बेटा। ठीक है, हमारे लेक्चर्स को अगर आप देखते हो जो न्यूमेरिकल आपके लगवाए जाते हैं, मास्टरपीस न्यूमेरिकल लगवाए जाते हैं। ठीक, हालांकि देखो न्यूमेरिकल बेटा पूरा समुद्र है, पूरा सिलेबस खत्म होगा। हम कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल के नाम पे एक अलग से क्लास चलाने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की क्लास होगी बेटा। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल लगवाने के चक्कर में न्यूमेरिकल नंबर, हम न्यूमेरिकल अगर हम बढ़ाएं तो आपकी थ्योरी कहीं छूट ना जाए, इसलिए केवल मास्टरपीस क्वेश्चन ही हम लोग लगवा रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी अगर आप सॉल्व कर लोगे तो अपने बुक के कंसर्निंग बुक के अगर हमने 10 क्वेश्चन लगवाए तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। चैप्टर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपके सिलेबस में है, और जानते हो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपके खुद के नेत्र से जुड़ा मामला है। आपके पास जो यंत्र ऊपर वाले ने दे रखा है कम से कम उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए आपको। भाई जो सामान आपके पास है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए भी आपको जानना जरूरी है बेटा। और जानते हो ईमानदारी से मन लगा के अगर आप पढ़ाई करोगे इस चैप्टर के खत्म होने के बाद कम से कम इतनी फीलिंग तो आपको जरूर होगी कि नीट में सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आई स्पेशलिस्ट बनने के ख्वाब आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आपका नेत्र के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी बेटा, एक आम आदमी से कहीं अधिक जानकारी आप पाओगे। ठीक है, तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मानव नेत्र के बारे में कि हमारा नेत्र किस प्रकार वर्क करता है, किस प्रकार से इसके अंदर अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, किरणें आती हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, नेत्र में कितने प्रकार के दोष होते हैं, उन दोष को हम कैसे दूर करें, दोष को भी देखोगे, दूर करने का उपाय भी देखोगे। और जानते हो बेटा मुख्यतः आपका दो दोष, आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। हालांकि इसके अलावा भी हम आपको पढ़ाएंगे। जरा दृष्टि दोष एक होता है, ठीक है, एक अभिमुखता होती है, वो भी पढ़ाएंगे। लेकिन जानते हो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और हमारा नेत्र किस प्रकार कार्य करता है, हम इसी लेक्चर में इसका प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाएंगे बेटा, अपने प्रैक्टिकल टेबल पे चल के। ठीक है, तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखना बेटा, इसमें क्लास 12th के लिए फिजिक्स की क्लास है बेटा। इसमें यूनिट 9 चैप्टर 4 मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष के बारे में आप पढ़ाई करने जा रहे हो। शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस डायग्राम से। ठीक, ये जो सामने बना है बेटा सभी के पास है। ऊपर वाले ने बहुत कुछ हमको आपको दे रखा है। आप सोचोगे क्या दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है बेटा। आप इमेजिन करो यहाँ पे आपका नेत्र सही सलामत है, आप हमको देख पा रहे हो, हम आपको देख पा रहे हैं। आप उनसे पूछो जिनकी नेत्र खराब है, आंख खराब है बेचारे। कई तो ऐसे भी मिलेंगे आपका कि दुनिया जिसने देखी नहीं, बच्चा पैदा हुआ आंख से अंधा है, दुनिया उसने देखी नहीं, उसकी तुलना में तो आप बहुत बेटर हो ना। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे रखा है, 2 टांगे दे रखी है। उनसे पूछो जो बेचारे विकलांग हैं, चलने को तरसते हैं, घिसट घिसट के चलते हैं, लेट लेट के चलते हैं, उनकी तुलना में तो आप खुशकिस्मत हो बेटा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ज्यादा स्पीच नहीं, हम अपने पॉइंट पे लौटते हैं बेटा। इसमें नेत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ठीक, आप जानते हो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहां से, इस जगह से। ये ठीक, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी मांसपेशियों का बना एक कवर टाइप का अरेंजमेंट आपका, जिसको आप क्या कहते हो, कार्निया। ठीक है, खाली सुनते रहो बेटा। अच्छा, उसके बाद चलो
अंदर यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो बेटा, ये परतों में होता है ऐसे, ठीक है। और इसी को आप यहाँ पे जानते हो क्या कहते हो बेटा, नेत्र लेंस। यही नेत्र लेंस है। मोबाइल इस्तेमाल करते हो, कैमरा होता नहीं होता उसमें, और कैमरे में क्या लेंस ही तो लगा होता है। मेन फंक्शन किसका, लेंस का ही होता है। बहुत महंगी मोबाइल है, कैमरा बहुत महंगा होगा, ठीक। कैमरा को देख के उसके मोबाइल की आपकी वहां पे रेट फिक्स होती है। खाली सुनना बेटा, बढ़े आगे। आप जानते हो जो लेंस सामने लगा हुआ इसी को हम कहते हैं नेत्र लेंस, ठीक है। पहली बात तो आप समझना बेटा, मांसपेशियों का ये भी बना होता है, लेकिन जानते हो बेटा विभिन्न परतों के रूप में होता है। परतों मतलब जैसे आपने देखा होगा घर में आपके किचन में प्याज आपने छीला होगा, छीलते जाओ, लेयर पे लेयर निकलती जाती, बीच में आपका सेंटर पॉइंट मिला, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये भी आपका विभिन्न परतों के रूप में होता है। और दूसरी खास बात सुनो, बाहर से जब अंदर की तरफ चलते हो तो आप जानते हो इसका अपवर्तनांक लगातार बढ़ता जाता है, ठीक। मतलब आप यूं कह सकते हो, सबसे बाहरी पृष्ठ का अपवर्तनांक सबसे कम, उसके अंदर की परत का अपवर्तनांक उससे ज्यादा, उसके अंदर की परत का उससे ज्यादा, उसके अंदर की परत का उससे ज्यादा, सबसे अंदर की परत का सबसे ज्यादा, ठीक। तो कहने का तात्पर्य आपका नेत्र लेंस हो गया बेटा, विभिन्न परतों के रूप में बना होता है, और बाहर से भीतर की ओर जाने पर परतों के अपवर्तनांक लगातार क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक। हम समझाते चलेंगे, फालतू चीजें मिटाते चलेंगे। अच्छा, उसके बाद चलो फिर देखना बेटा, अब ये लेंस है, तो आप जानते हो लेंस किसी चीज पे टिका तो होगा, ठीक। जैसे आप जानते हो चश्मा हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा, ठीक है। जरा सा हम आपको दिखाए अपने चश्मे को, आप देखना बेटा, एक मिनट, ये देखना, ये चश्मा बेटा इसमें, ठीक। आप जानते हो यहाँ पे क्या ग्लास लगा, लेंस लगा हुआ है, तो लेंस आप जानते हो फ्रेम में फिट है। तो आप जानते हो फ्रेम में फिट होने के लिए आप देखना बेटा, जानते हो क्या होता है, फ्रेम में खांचा बना होता है, जैसे दो उंगली में इकट्ठा कर ले, बीच में गड्ढा बना नहीं बना, ठीक। उसी खांचे में तो लेंस पहनाया होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आप देखना बेटा, खांचे के रूप में आपको दिखाएं, जैसे एक खांचा आपका ये दिख रहा है, एक खांचा आपको ये दिख रहा है। जैसे चश्मे का लेंस उसके फ्रेम में खांचे में फिट होता है, ठीक उसी प्रकार से सामने आप देख रहे हो ये जो आपका नेत्र लेंस जो परतों के रूप में है बेटा, ये भी आपका यहाँ पे इस खांचे में फिट है। आप देखना बेटा, ठीक, आप देखना बेटा। तो खांचे के रूप में आपका जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, आपका आइरिस कर रही है यहाँ पे। अच्छा, आपको फिर समझाएं बेटा, इसमें ऐसा मत समझो खाली ऊपर नीचे ऐसे खांचा होता है उसमें फिट होता है, ये चारों तरफ से होता है, इधर से ऐसे चारों तरफ से, ठीक। अच्छा, उसके बाद चलो आप देखना बेटा, और जानते हो यहाँ पे इस जगह पे, ठीक, मांसपेशियों का ही बना हुआ, यहाँ पे इतना पोर्शन आपका ओपन है, ठीक। और जो ओपन पोर्शन है इसी को हम कहते हैं पुतली, इसी को कहते हैं नेत्र तारा, ठीक। नेत्र तारा आपने देखा बेटा। आप जानते हो होता क्या चीज है, जब तेज रोशनी हमारे आंखों पे पड़ती है तो ये मांसपेशियां एक प्रकार से क्या फैल जाती हैं, यानी कि आप आइरिस कह सकते हो। आप यहाँ पे देखना, इसमें ये थोड़ा साइज अपना बढ़ा लेगा और छेद छोटा हो जाएगा, नेत्र तारा छोटा हो जाएगा, पुतली छोटी हो जाएगी, कम मात्रा में प्रकाश करने जाएंगे। और वहीं पे जब नॉर्मल रोशनी रहेगी या अंधकार रहेगा, तो अंधकार में आपका यही आपका जो आपका है ना आइरिस, आपका ये अपना एक प्रकार से क्या सिकुड़ जाएगा, पीछे हट जाएगा। सिकुड़ का मतलब पीछे हट जाएगा, और पीछे हट जाएगा, सामने का जो छिद्र है इसकी एरिया यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी, यानी कि आप यूं कह सकते हो नेत्र तारा पुतली वहां पे क्या हो गई, बढ़ गई। बोलो समझ पाए कि नहीं, ठीक। आप देखते रहो बेटा, ठीक। अच्छा, उसके बाद चलो यहाँ पे देखना, इस जगह पे यहाँ पे ऐसे, ठीक, यहाँ पे जानते हो एक लिक्विड भरा होता है, पारदर्शी होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.336। ध्यान से सुनना बेटा, ये हो गया। अच्छा, उसी प्रकार चलो इसके पीछे यहाँ पे ये पोर्शन, ये भी लिक्विड होता है, ठीक। इसका भी अपवर्तनांक वही होता है जो इसका अपवर्तनांक होता है, 1.336। लेकिन इसको जानते हो क्या कहते हैं, इसको कांच द्रव कहते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ये गलतफहमी मत पालना कि कांच का बना हुआ है, इसका नाम है कांच द्रव, इसको कांच द्रव कहते हैं। लिक्विड है भी, आप देखो लिक्विड तभी तो द्रव लिखा हुआ है, ठीक। और आप वैसे भी समझना, अगर ये कांच का बना होता तो अभी हम आपको समझाएंगे बेटा, इसमें ये जो लेंस है इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, अपनी वक्रता को चेंज कर लेता है। तो अगर ये कांच का बना होता, सॉलिड होता, तो अपना वक्रता कैसे चेंज कर पाता है इसे, बोलो समझ पाए कि नहीं, ठीक है। तो फिलहाल ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। इधर के लिक्विड को आप क्या कहते हो, जलीय द्रव कहते हो, इधर के लिक्विड को आप क्या कहते हो, कांच द्रव कहते हो। इसका भी अपवर्तनांक कितना, 1.336। इसका भी अपवर्तनांक कितना, 1.336। सामने फ्रंट पोर्शन पे यहाँ पे कार्निया हो गई बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आपका नेत्र लेंस हो गया, जो परतों के रूप में होता है, जैसे प्याज आप खाते हो, आप जानते हो छीलते जाओ परतों के रूप में होता है, उसी प्रकार ये भी परतों के रूप में होता है। और परतों की विशेषता होती है कि भीतर से बाहर की तरफ चलोगे अपवर्तनांक घटता जाएगा, और बाहर से भीतर की तरफ चलोगे अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखना बेटा, अब आगे ये हमारा पूरा आई बॉल है नेत्र का, ठीक है। आप जानते हो सबसे बाहरी परत, ये जो येलो कलर की आपको दिख रही है, ये काफी मजबूत होती है, यही अंदर के जो आइटम है उसको सुरक्षा प्रदान करती है, और इसको हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल, ठीक। अच्छा, उसके बाद चलो आगे देखना बेटा, दृढ़ पटल हो गया। फिर आप आगे चलो, और इसी से चिपकी हुई अंदर एक ब्लैक कलर की एक झिल्ली होती है, जिसको आप क्या कहते हो बेटा, कोराइड, ठीक।
इसकी विशेषता क्या होती है? जब प्रकाश किरणें पड़ी तो प्रकाश किरणों के पड़ने के बाद जो आंतरिक परावर्तन की घटना अगर होने वाली होती है तो उसको रोकती है, वो क्या करती है, प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ये कोराइड हो गया बेटा। अच्छा, उसके बाद चलो फिर यहाँ पे आओ, सबसे भीतरी परत, ये सामने जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसी को हम कहते हैं रेटिना। ठीक, ये जानते हो किसकी? प्रकाश संवेदी सेलों की बनी होती है, सेल्स। प्रकाश संवेदी, अब आप पूछोगे प्रकाश संवेदी का मतलब क्या? फोटो सेंसिटिव कह सकते हो कि प्रकाश किरणें पड़ेंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी, सेंसिटिव हो जाएंगी। प्रकाश संवेदी सेलों की बनी होती है, अभी हम बताएंगे आपको। प्रकाश संवेदी सेलें भी दो प्रकार की होती हैं, एक दंडाकार सेलें, एक शंक्वाकार सेलें। जो दंडाकार सेलें होती हैं वो प्रकाश के तीव्रता के लिए जिम्मेदार होती है, प्रकाश के तीव्रता का आभास कराती है, एहसास कराती है। ठीक, और जो शंक्वाकार सेलें होती हैं वो प्रकाश जो पड़ा अंदर जो इमेज बना उसके कलर का आभास कराती है, रंगों के लिए आपका जिम्मेदार होती है। वो बताती है मस्तिष्क को कि कौन से रंग का सामने व्यक्ति खड़ा है या सामान रखा हुआ है। ठीक, अच्छा, उसके बाद चलो फिर आप आगे देखना बेटा, यहाँ पे इस जगह पे एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं पीत बिंदु। आप समझना, जानते हो यहाँ जो भी सामने होगा उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। ठीक, तो इस जगह पे इमेज का जो हिस्सा होता है उसको रेटिना बहुत अच्छा उसके लिए बहुत अच्छा सेंसिटिव होती है। मतलब यहाँ पे जो इमेज बनता है वो काफी स्पष्ट मस्तिष्क पे संकेत जाता है, काफी स्पष्ट दिखाई पड़ता है बेटा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया आपका? पीत बिंदु पड़ गया। ठीक, अच्छा, उसके बाद चलो, आप जानते हो बेटा अभी हमने आपको समझाया ये जो रेटिना होती है, रेटिना मतलब कौन? ये इनर सरफेस, ये रेटिना किसकी बनी होती है? प्रकाश संवेदी सेलों की बनी होती है। ठीक है, आप खाली सुनना बेटा, बढ़े आगे। जैसे आपने देखा होगा आजकल टीवी आपने देखी होगी, आजकल जो चपटी वाली टीवी आती है ना, पतली सी, पुराने जमाने की टीवी की बात नहीं कर रहे हैं, चपटी टीवी आपने देखी होगी, उसका सामने का स्क्रीन अगर हटाओ, छोटे छोटे वहां पे क्या डायोड्स लगे होते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे वो हर डायोड जल जल के वहां पे इमेज का आभास कराता है। वो उसी प्रकार से डायोड तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, लेकिन आपके छोटे छोटे प्रकाश संवेदी सेलों से मिलकर पूरी रेटिना बनी होती है, पारदर्शी संवेदी सेलों से मिलकर रेटिना बनी होती है, और जिसमें दंडाकार सेलें भी होती हैं और शंक्वाकार सेलें भी होती हैं। दंडाकार सेलें तीव्रता का आभास कराती है, सामने जो कुछ भी उससे जो प्रकाश आ रहा है उसकी तीव्रता कितनी उसका आभास कराती है कौन? दंडाकार सेलें। और शंक्वाकार सेलें उसके कलर का आभास कराती हैं, खाली सुनना। ठीक, अच्छा, उसके बाद चलो आप ध्यान से सुनना बेटा। और जानते हो जितनी भी सेलें होती हैं सब नर्व सिस्टम के माध्यम से, ठीक है, यहीं से ऐसे बाहर निकलती हैं, ऐसे बाहर निकलती हैं, और यहां से बाहर निकल के और सीधे यहाँ पे आती हैं मस्तिष्क में। मस्तिष्क को सिग्नल पहुंचाती, संकेत पहुंचाती हैं, तब हम जान पाते हैं सामने कौन है। आप खाली सुनना। ठीक है, तो जिस स्थान से बाहर निकलती हैं उस स्थान पे अगर इमेज का जो भी हिस्सा पड़ता है वो आपका यहाँ पे जो नर्व सिस्टम जो बाहर निकल रहा है उसको प्रभावित नहीं कर पाता है, इसीलिए उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक, और यहीं से आपका यहाँ पे क्या होता है? प्रकाश सिराएं, ठीक है, लाइट नर्व सिस्टम जो भी कह लो आपका, वो बाहर निकलती जो मस्तिष्क के अंदर जाती हैं। इस प्रकार से आपने देखा होता नेत्र की संरचना भी है। ठीक, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ये जो लेंस है, नेत्र लेंस, ठीक, इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। अब बोलोगे फोकस दूरी कैसे बदलेगा? आपको समझा, अपनी वक्रता बदल के। वक्रता कैसे बदल के? बहुत ध्यान से सुनना बेटा। आप जानते हो इसके पहले का अगर आपने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर क्या बल्कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर आपने 3 देखा होगा, तो शायद हमारे कहने से आपको आइडिया लग गया होगा कि वक्रता बदल के फोकस दूरी किस प्रकार बदली जाती है। एक बार आपको याद दिला दें जरा सा, आप खाली समझना बेटा। मान लो कोई उत्तल लेंस है, ठीक, आप देखना ऐसे, मान लो कोई उत्तल लेंस है, ठीक, और इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या r और r है। तो आप जानते हो 1/f दैट इज इक्वल टू ANG-1 और 1/r1 और -1/r2, यही तो आपने पढ़ा। तो 1/f और यहाँ पे ANG-1 हो गया, और यहाँ पे 1/, अब देखना बेटा R1, तो R1 की जगह पे +r और यहाँ पे -r। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/f और यहाँ पे ANG-1 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/r। अब देखते रहो बेटा, ठीक है, तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/ANG-1 और यहाँ पे क्या? 2। बोलो, यही तो आया। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब वक्रता त्रिज्या अगर ज्यादा होगी तो फोकस दूरी ज्यादा होगी, वक्रता त्रिज्या अगर कम होगी तो फोकस दूरी कम होगी। ठीक, जरा सा आप आगे देखना बेटा, जब इतना आप समझ गए तो जरा सा एक काम करते हैं, यहाँ पे आप सुनो, इस लाइन को हमने यहाँ पे लिख दिया, ये ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। इसको जरा हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, या ठीक है अभी रहने दो, पड़ा रहने दो, थोड़ा सा हम आपसे डिस्कशन करें। हम यहाँ पे ऐसे एक डायग्राम ये बनाए और एक ये बनाए, इसका नाम ए और इसका नाम बी। ठीक, हमने आपसे कहा जरा ध्यान से देखो बेटा, ए और बी को देखो। ठीक, किसकी वक्रता ज्यादा है? वक्रता मतलब क्या? टेढ़ापन। तो आप कहोगे सर ए की वक्रता ज्यादा है, बी की वक्रता कम है। ठीक, सही कह रहे हो आप, बी की तुलना में ए ज्यादा टेढ़ा है, ए की तुलना में बी क्या है? ये भी टेढ़ा है लेकिन कम टेढ़ा है।
आप जानते हो बी की वक्रता कम है, ए की वक्रता क्या ज्यादा है, कर्वेचर। अच्छा, उसके बाद चलो, अगर आपसे कहें बेटा जिस गोले का हिस्सा है गोला पूरा करो, तो अगर इसका गोला पूरा करोगे तो इसका गोला ऐसे पूरा हो जाएगा, ठीक, इसका सेंटर यहाँ पे आएगा। अच्छा, आपसे कहें इसका गोला पूरा करो, तो इसका गोला आपका ऐसे पूरा होगा, सेंटर यहाँ कहीं आएगा। कुछ जान पाए? जिसकी वक्रता ज्यादा है उसकी वक्रता त्रिज्या कम है, और जिसकी वक्रता कम है उसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा है। इतना क्लियर? तो होता क्या चीज है जानते हो बेटा? कभी आपने सोचा एक ही लेंस, उसी से हम इसी लेंस की बात कर रहे हैं, हम दूर की वस्तु को भी देख पाते हैं, हम नजदीक की वस्तु को भी देख पाते हैं। आखिर कौन सा इसके अंदर करतब कमाल होता है कि एक ही लेंस से हम दूर की वस्तु को भी देख पाते हैं और नजदीक की वस्तु को भी देख पाते हैं? जानते हो बेटा, ये अपनी फोकस दूरी बदल लेता है। कैसे बदलता है? अब आप सुनो, जैसे जैसे हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं, आप यूं कहो, आप जानते हो बेटा, जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं, तो दूर की वस्तुओं को जब ये देखते हैं तो जो लेंस होता है बहुत पतला होता है, ऐसे हाथ का इशारा देखना, बहुत पतला होता है, ठीक। और जब पतला होगा, बहुत पतला होगा, तो जब पतला होगा, जैसे आपसे पूछे यहाँ पे जरा सा, आप देखना बेटा, हमारे पास दो लेंस हैं, एक ये और एक लेंस ये ए और बी, दोनों लेंसों को ध्यान से देखना बेटा, बढ़े आगे। दोनों उत्तल लेंस हैं, लेकिन बी की तुलना में ए की वक्रता ज्यादा है। अगर ए की वक्रता ज्यादा है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम है, अगर वक्रता त्रिज्या कम है तो इसकी फोकस दूरी भी कम है। बी की तुलना में, ए की तुलना में बी की बात करें, ए की तुलना में बी की वक्रता कम है, तो अगर वक्रता कम है, टेढ़ापन कम है, तो वक्रता त्रिज्या ज्यादा है, अगर वक्रता त्रिज्या ज्यादा है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक। तो होता क्या चीज है, जब वस्तुएं काफी दूर होती हैं तो लेंस आपका बिल्कुल आपके सामने ऐसे दिखाएं, एकदम बिल्कुल पतला चपटा सा ऐसे होता है। आप जानते हो नेत्र लेंस, हम इसी की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ये जो नेत्र लेंस होता है इसकी वक्रता बहुत कम होती है, और जब वक्रता बहुत कम होती है तो वक्रता त्रिज्या बहुत ज्यादा, कैपिटल आर का मान बहुत ज्यादा होता है, और जब कैपिटल आर का मान बहुत ज्यादा होता है तो आप जानते हो इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, और होनी भी चाहिए। हम दूर की वस्तु को देख रहे हैं, अनंत पर स्थित वस्तु को देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वस्तुएं नजदीक आती जाएं या न वस्तु नजदीक आए, हम जैसे जैसे नजदीक की वस्तुओं को देखते जाते हैं, तो जब नजदीक की वस्तुओं को देखते जाएंगे तो नेत्रलेंस के चारों ओर की जो मांसपेशियां हैं, ये कौन सी बात कर रहे हैं आप देखना बेटा, यहाँ पे ये जो इसको जकड़े हुए हैं ऐसे, ये जो आपका ना चारों तरफ से जकड़े हुए हैं, नेत्रलेंस के चारों तरफ की जो मांसपेशियां हैं, ठीक, ये इसको सिकुड़ के और चारों तरफ से इसको दबाती जाती हैं ऐसे, ठीक, चारों तरफ से दबाती जाती हैं, और जैसे चारों तरफ दबाती जाएंगी, प्रेशराइज करती जाएंगी, वैसे से आपको फूलता जाएगा। वस्तु और नजदीक आया और दबाई और फूला, वस्तु और नजदीक आया और दबाया और फूला, वस्तु और नजदीक आई और दबाया और फूला, वस्तु और नजदीक आई और दबाया और फूला, वस्तु और नजदीक आई और दबाया और फूला। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक। तो जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती जाएगी या हम नजदीक की वस्तुओं को देखते जाते हैं, वैसे नेत्रलेंस के चारों ओर की मांसपेशियां सिकुड़ती जाती हैं, और सिकुड़ के इसको चारों तरफ से दबाती जाती हैं, और जिसका परिणाम क्या होता है, जो नेत्रलेंस चपटा था वो ऐसे से फूलता चला जाता है, ठीक। और जब फूलता चला जाएगा तो आप जानते हो इसकी वक्रता बढ़ती चली जाएगी, और जब वक्रता बढ़ती चली जाएगी तो वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर घटती चली जाएगी, और कैपिटल आर घटता चला जाएगा, घटती चली जाएगी, तो आप जानते हो इसकी फोकस दूरी भी घटती चली जाएगी। और यही कारण है एक ही लेंस से हम दूर की वस्तु को भी स्पष्ट देख पाते हैं और हम नजदीक की वस्तु को भी स्पष्ट देख पाते हैं। बोलो समझ पाए कि नहीं? यह है कमाल और करतब ऊपर वाले का, ठीक है, जो यंत्र हमारे आपकी आंख में फिट कर रखा है उसका कमाल। विज्ञान चाहे जितना तरक्की कर ले, आज तक कोई ऐसा लेंस नहीं बना कि आवश्यकता पड़ने पे ऐसे पिचक जाओ, ऐसा आवश्यकता पड़ने पे क्या फूल जाए, लेंस ही बदलना पड़ता है, ठीक। ये आपने देखा बेटा इसमें नेत्र लेंस के बारे में, ठीक है। हम आगे चलते हैं, चूंकि चैप्टर पूरा खत्म भी करना है, बोलने को तो अभी हम इसमें बहुत कुछ और आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलने के पहले फालतू चीजें जरा से यहाँ से हटाते हैं बेटा, इसमें ये हटाया, ठीक, सॉरी, यहाँ पे देखना, ये हटा, एक मिनट, हमने हटाया, ठीक। हाँ, एक चीज जरूर यहाँ पे ध्यान रखना बेटा इसमें, कि हम जरूर लिख दे रहे हैं यहाँ पे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ताकि आपको याद रहे यहाँ पे कि अपनी फोकस दूरी कैसे बदलता है। अच्छा, एक जानकारी और आपको दें, अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा, कहीं दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, ऊपर और न करे किसी के साथ हो, लेकिन भाई होता ही रहता है, अक्सर पेपर में पढ़ने को मिलता है, एक्सीडेंट हुआ, आंख बाहर निकल आई, आपने सुना होगा आंख बाहर निकल आई,
तो आंख बाहर निकल आई में क्या चीज बाहर निकल आई जानते हो? ये नहीं निकला। निकलने के नाम पे जानते हो क्या हुआ? ये पूरा पूरा सिस्टम, ये सिस्टम बाहर निकल आया। ठीक, ये बहुत मजबूत होता है बेटा, दृढ़ पटल बहुत मजबूत होता है, ये नहीं बाहर निकलता है। आंख बाहर निकलने का लेंस नहीं बाहर निकल गया, ये पूरा पूरा सिस्टम अक्सर आपका यहाँ पे क्या होता है, एक्सीडेंट में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अच्छा एक बात और समझो, आपको बताएं, जानते हो बेटा, जैसे हम सामने आपको देख रहे हैं, ठीक, अब अगर हमको ऊपर देखना है तो हमको मुंडी ऊपर करने की जरूरत नहीं है, नीचे देखना है तो मुंडी नीचे करने की जरूरत नहीं है, इधर देखना है तो इधर मुंह घुमाने की जरूरत नहीं है, इधर देखना इधर मुंह घुमाने की जरूरत नहीं है, हम सामने ही देखते रहेंगे और चारों तरफ देख लेंगे। कैसे? आप देखना, ऊपर देखना है, हमारी आंख को ध्यान देना बेटा, ठीक है, हमने ऐसे देखा। नीचे देखना है, हमने ऐसे देख लिया। सामने देखना है, हम सामने देख रहे हैं। बाईं तरफ देखना है, हम ऐसे देख लिए। सामने देखना है, फिर सामने देख रहे हैं। दाईं तरफ देखना, हम ऐसे देख लिए। और हमें क्या, आप भी तो ऐसे कर पाते हो, ठीक। तो कहने का तात्पर्य हम कहना क्या चाहते हैं, खाली सुनना बेटा, जानते हो जब भी ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है, ठीक, तो खाली ये नहीं होता, ये पूरा पूरा गोला होता है, ठीक। आप यूं कह सकते हो जब पूरा गोला ऐसे है, सामने लेंस लगा है, जो खाली पोर्शन खुला पोर्शन इसको लेंस मान लो, तो सामने देखना तो ऐसे दिख रहा है, ऊपर देखना तो गोला ऐसे हो गया, सामने देखना तो ऐसे, नीचे देखना तो आपका यहाँ पे ऐसे गोला ऐसे हो गया, फिर सामने ऐसे, फिर इधर देखना है तो इधर, सामने ऐसे, ये इस प्रकार से घूमने के नाम पे क्या पूरा पूरा गोला अपने स्थान पे जो गड्ढा है उसी गड्ढे में आपका ऐसे आपका आवश्यकता अनुसार घूम जाता है, ठीक। अच्छा उसके बाद अक्सर आप सुने होंगे, नेत्र से खुशी में, खुशी के आंसू, दुख मुसीबत आई आंसू, आंख से आंसू गिरते रहते हैं, ठीक। तो आप समझना, इसमें पहले सुनो, ये जो आपका यहाँ पे लिक्विड है, जलीय द्रव, नमकीन होता है। ये जो कांच द्रव है ये भी नमकीन होता है। इसका भी अपवर्तनांक कितना, 1.336, और इसका भी अपवर्तनांक कितना, 1.336। तो कहीं गलती से ये मत समझना कि खुशी के आंसू में यही लिक्विड बाहर निकल जाता है, ये लिक्विड आपका बाहर निकल जाता है, जी नहीं, ये एकदम सील पैक होता है। ये जो आंसू निकलते हैं, आप जो तो साइड में किनारे, ठीक है, एक ग्लैंड टाइप की होती है, ठीक है, और उसके माध्यम से वो आंसू आपका टपकते रहते हैं, निकलते रहते हैं, ठीक है, जानते हो बेटा, और निकलना भी चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? इसलिए निकलना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार आप ऐसे भी करते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं तिरछा चारों तरफ ताड़ते हो। तो कहने का तात्पर्य जब अपनी आंख को, आईबॉल को अपने दाएं बाएं वहां खिसकाओगे वहां पे, तो अगर आंसू नहीं रहेगा चारों तरफ, मतलब लिक्विड नहीं रहेगा, लुब्रिकेंट नहीं रहेगा, तो ये भी हो सकता है जाम हो जाए, और जब जाम हो जाएगा तब ऐसे वैसे कैसे करोगे, बात समझे कि नहीं? तो इसलिए आंसू निकलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और वो एक प्रकार से लुब्रिकेंट का काम करती है कि अपनी आईबॉल को आप दाएं बाएं ऐसे ऐसे करके आप वहां पे क्या हिला सको, वहां पे खिसका अपनी जगह पे उसको ऐसे आप वहां पे क्या घुमा सको। और वहीं पे खुशी के समय थोड़ा ज्यादा निकल जाता है तो बाहर छलक जाता है, दुख मुसीबत में भी आपका ज्यादा निकल जाता है, बाहर छलक जाता है। हमने खाली इसलिए समझाया कि ये मत समझना कि जलीय द्रव भी आगे हम लिखाएंगे, बताएंगे आपको कि नमकीन द्रव होता है, ये भी नमकीन द्रव होता है, तो मत समझना कि आंसू रूप में यही निकलता है, वो अलग से ग्लैंड होती है। और आपको समझाएं, जैसे देखना बेटा, ये सामने, ये आपका आईबॉल हो गया, जैसे आप देखना ऐसे, यही तो दिखाई पड़ता है ना ऐसे आंख के रूप में, आप देखो ऐसे दिखाई पड़ता है, ठीक। ये आपका व्हाइट कलर का हो गया, ऐसा ये आपका व्हाइट कलर का। अब आप जानते हो इसी जगह पे साइड्स में आपका यहाँ पे क्या ग्लैंड्स होती हैं, और इसी ग्लैंड से आंसू निकलता है बेटा, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा लग गया तो खुशी, खुशी में ज्यादा अच्छा लग गया तो खुशी के आंसू, दुख मुसीबत में छलक गया तो दुख मुसीबत के आंसू, और नॉर्मल भी आपका रिसाव होता रहता है, और वो क्या करता है, आईबॉल को ऐसे ऐसे करने के लिए, चलाने के लिए वहां पे क्या करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप साइकिल चलाते हो, और जब साइकिल बहुत भारी चलने लगती है, ठीक है, तो आप दुकान पे जाते हो, 5-10 रुपए दे के आप कहते हो इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग ग्रीसिंग कर दो, ऑयलिंग ग्रीसिंग कर दिया, साइकिल हल्की चलने लगती है, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपका आंसू टपकते रहते हैं, आपका निकलते हैं, वो ऑयलिंग ग्रीसिंग का काम करते हैं वहां पे, कि अपने आईबॉल को ऐसे 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 आप वहां पे क्या चला सको, ठीक। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा, और हम चाहेंगे बेटा इसमें साथ ही साथ इसको हटाते हैं, ठीक, ले लो। हम चाहेंगे साथ ही साथ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, ठीक, और स्क्रीनशॉट लेके इसका डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना जरूर एक बार, ठीक। आप जानते हो डायग्राम बनाते ही बहुत कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, यहाँ पे कौन का यहाँ पे है। अच्छा एक जानकारी और आपको दें, जैसे आजकल तूने पुराने जमाने की टीवी, हमको नहीं पता आपके निगाह के सामने से गुजरी कि नहीं गुजरी, हम उस टीवी की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल चपटी पतली नहीं होती है, पीछे काफी बड़ा सा निकला होता है, पिक्चर ट्यूब जिसमें लगी होती थी, उस टीवी की हम बात करें। उस टीवी का पीछे का ढक्कन अगर आपके सामने मैकेनिक ने खोला होगा, या आपने कभी खोला होगा, तो आपने देखा होगा पिक्चर ट्यूब बड़ी सी शंक्वाकार होती है, और उसके अंदर से एक किनारे, एक कोने में ढेर सारे तार अंदर से बाहर निकले होते हैं। बस उसी प्रकार से समझ लो पिक्चर ट्यूब है, और ढेर सारे तार यहाँ से बाहर निकले हैं। वो जो तार निकले हैं वहां पे तार निकले हैं, और यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश सिराएं, प्रकाश संवेदी सिराएं। और वो तार निकल के सीधे यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आकर हमको बताते हैं कि सामने कौन खड़ा है।
ये सामने क्या है। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, बनाना जरूर बेटा इसका डायग्राम। ठीक है, बहुत फायदा मिलेगा। फायदा अभी नहीं मिलेगा, पता तब चलेगा जब एग्जाम में आप बैठोगे, इसलिए बनाना जरूर। क्यों? आप जानते हो एक बार बनाओगे संरचना क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक बात और समझना बेटा, आप जानते हो इसके आगे की वक्रता कम होती है, पीछे की वक्रता ये कुछ ज्यादा ही होती है। हालांकि इसमें भी है, लेकिन इतना कम डिफरेंस की पहचान में नहीं आ रहा है, तो खाली समझना इसके आगे की वक्रता, ठीक है, कुछ कम होती, पीछे की वक्रता कुछ ज्यादा ही होती है। और अभी हमने आपको समझाया कि जब हम दूर की वस्तुओं देखते हैं तो एकदम चपटा सा होता है जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती जाती है या नजदीक की वस्तुओं को हम ताड़ते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो आप जानते हो इसकी वक्रता बढ़ती जाती है। तो वक्रता बढ़ने के नाम पे अक्सर आगे की भाग की तुलना में जो पीछे का भाग होता है इसी की वक्रता ज्यादा बढ़ती है। जैसे वस्तु दूर है तो चपटा है, वस्तु नजदीक आती गई या नजदीक की वस्तु को आप देख रहे हो तो ऐसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा। ठीक है, यानी कि आप जानते हो इसकी वक्रता लगातार बढ़ती जाएगी, और जब वक्रता बढ़ती जाएगी तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, घटती जाएगी, और वक्रता त्रिज्या घटेगी तभी आप नजदीक की वस्तु को आप देख पाते हो, और एक ही लेंस से आप दूर की वस्तु को देख पाते हो और आप नजदीक की वस्तु को भी देख पाते हो। बोलो समझ पाए कि नहीं? आपको समझे? कुछ लोगों की आंख में दिक्कत होती है, वो नजदीक का भी नहीं देख पाते, दूर का भी नहीं देख पाते। तो आजकल तो वर्तमान में टेक्नोलॉजी ठीक है अपना एडवांस होती जा रही है, बाइफोकल लेंस आपका आ गया। हम बताएंगे बाइफोकल लेंस क्या होता है, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन जब बाइफोकल लेंस प्रचलन में नहीं था और जिसकी आंख दूर की भी खराब होती थी, नजदीक की भी खराब होती थी, पढ़ भी नहीं पाता था, साइकिल भी नहीं चला पाता था। आप बोलोगे साइकिल का है बोल रहे हो आप, अब तो गाड़ी चलाते हैं लोग, तो अब गाड़ी चलाते हैं तो बाइफोकल लेंस लगाते हैं। हम उस जमाने की बात करें जब मोहल्ले में कहीं एक आध गाड़ियां हुआ करती थी, अक्सर लोग साइकिल से ही चलते थे। हम उस जमाने की बात करें उसमें बाइफोकल लेंस पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, तो जिसकी दोनों दूर की भी खराब और नजदीक की भी खराब होती थी, वो अपने साथ एक साथ दो दो चश्मा रखता था। ठीक, कहीं बैठा पेपर पढ़ना है, एक चश्मा निकाला, पढ़ना शुरू कर दिया। ये कौन सा चश्मा है? पढ़ने वाला चश्मा है। ठीक, पढ़ चुका। ठीक है, अब उसको साइकिल चला के कहीं जाना है, उस चश्मे को अंदर रखा, दूसरा चश्मा निकाला, लगाया, साइकिल चला रहा है। ये कौन सा चश्मा है? साइकिल चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला चश्मा है, दूर देखने वाला चश्मा है। ये तब की बात है जब बाइफोकल लेंस प्रचलन में नहीं था, दो दो चश्मा लोग रखते थे। आजकल तो आपका एक ही लेंस में आपका दो दो आपका लेंस फिट हो जाते हैं। ठीक है, बाइफोकल लेंस। आप परेशान ना हो, इसी चैप्टर में पढ़ाने के दौरान डायग्राम सहित हम वो भी क्लियर करेंगे, बाइफोकल लेंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, हम चाहेंगे बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। सर आप लोग कमेंट करते थे सर स्क्रीनशॉट लेने का ज्यादा मौका आप नहीं देते हो, इसलिए थोड़ा सा मौका हमने ज्यादा दिया। ठीक है, अब इसी बात को जो आपने समझा वीडियो की तरह देख के आगे निकल जाओगे तो फिर आपका वही पिक्चर वाली हाल होगी। आज से 10 साल पहले कौन सी पिक्चर देखे थे, स्टोरी नहीं याद है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, पिक्चर भी देखो, स्टोरी भी आपको याद रहे। और ये तब संभव है जब आपने जो समझा उसको अपनी कॉपी में लिख के अपना नोट्स आप तैयार करो। ठीक है, तो जो हमने समझाया अब उसी का नोट्स क्या लिखोगे, हम जरा समझाने चल रहे हैं। आप देखना बेटा यहाँ पे सामने मानव नेत्र की संरचना, ये जो समझाया उसमें कैसे क्या लगा होता है विद प्रूफ एक सामने आपके। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। नेत्र का गोला मतलब आई बाल बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका है। ठीक, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। आप देखते चलो, नेत्र का गोला मतलब ये पूरा गोला, ये। ठीक, आगे चलो बेटा। बाहर से हम इस पीले वाले परत की बात कर रहे हैं, ये पीले परत की, ये। ठीक, आप देखते हो बेटा। ठीक, बाहर से एक दृढ़ पटल से आपका यहाँ पे ढका हुआ है। आप देखो यहाँ पे नेत्र का गोला मतलब आईबाल बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी। अच्छा एक बात और समझो, अपारदर्शी होगा, ऐसा नहीं कि जो प्रकाश अंदर आएगा उसको बाहर नहीं जाने देगा, रोक लेगा, अंदर ही रहो। ठीक है, तो आप जानते हो नेत्र का गोला आईबाल बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। हो गया। गोले का सामने का भाग पारदर्शी एवं उभरा हुआ होता है। ठीक, हम सामने के भाग की मतलब समझे किसके बात कर रहे हैं, ये भाग। ये भाग आपका ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा बाहर देखो निकला हुआ है, उभरा हुआ है। ठीक, आप आगे चलो बेटा इसमें। तो आप जानते हो गोले के सामने का भाग आपका पारदर्शी, ठीक, एवं उभरा हुआ होता है, इसे कार्निया कहते हैं। आप देखो कार्निया, ये सामने। ठीक, अच्छा उसके बाद चलो आप आगे देखना बेटा इसमें। नेत्र में प्रकाश इसी कार्निया से होकर प्रवेश करता है। आप जानते हो, देखना सामने कोई खड़ा होगा, ठीक, तो इससे प्रकाश किरणें निकल के कार्निया के माध्यम से तो अंदर आएंगी। ठीक, आप आगे चलो बेटा इसमें, फिर आप आगे देखना। नेत्र में प्रकाश इसी कार्निया से होकर प्रवेश करता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा लगा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। आप देखो यहाँ पे
ये आइरिस आपका, ये ऐसे, ठीक है, बीच में छेद, उसी छेद से लेंस आपका यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है। बढ़े आगे, ठीक। तो आइरिस हो गया बेटा। आप यूं कह सकते हो आइरिस सामने आपका यहाँ पे लगा भी है और जानते हो इसको अपनी जगह पे टिकाए भी, रोके भी, एक तरह से रोके। और साथ ही साथ जानते हो बेटा, ये आवश्यकता अनुसार फुल पिचक के आप यूं कह सकते हो, आप यहाँ पे फुल पिचक तो अपनी जगह पे हो गया, अपनी सरफेस एरिया को घटा बढ़ा के आप जानते हो यहाँ पे जो रास्ता है, रास्ते को कम ज्यादा भी कर लेता है। और रास्ते को कम ज्यादा करेगा, कब ज्यादा करेगा, जब अंधकार में आप रहोगे या फिर आपका बहुत धीमा प्रकाश अंदर आएगा। और कब आपका छोटा कर लेगा, जब तेज प्रकाश आएगा। मान लो सूरज की तरफ देखो और सूरज की किरणें आपका सीधे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे घुसेंगी तो रेटिना तो इंजर्ड हो जाएगा, आंख तो फूट जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसीलिए आपका यहाँ पे क्या करता है कि मतलब एक सीमित मात्रा में ही प्रकाश अंदर जाए, फालतू प्रकाश आपका रुक जाए, या आपका ऐसा प्रकाश जो नेत्र को इंजर्ड कर सकता है, घायल कर सकता है, ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा में जाएगा तो ज्यादा मात्रा को रोक के सीमित मात्रा में प्रकाश को भेजने का काम भी आपका यहीं पे होता है, ठीक है। आप आगे चलो बेटा इसमें, ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखना, अब चलो, अब देखना, ठीक। तो झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इस पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, वही जो हमने आपको दिखाया, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। आप देखना बेटा, ये सामने इसी छेद की बात कर रहे हैं बार बार। आप देखो, नेत्र तारा या पुतली, ठीक। आपको समझाया बेटा, अभी हमने आपको समझाया जब तेज रोशनी पड़ेगी तो ये जो यहाँ पे वृत्त टाइप का बन रहा है, गेट खुल रहा है प्रकाश के जाने के लिए। जब तेज रोशनी पड़ेगी तो गेट छोटा हो जाएगा क्योंकि सीमित मात्रा में प्रकाश जाए, और जब नॉर्मल रोशनी पड़ेगी या अंधकार में रहोगे तो ये फैला रहेगा। ठीक है, जाओ जाओ। आपको समझाया, जैसे अक्सर होता है ना कि कोई आदमी लास्ट स्टेज में है, एक्सपायर हो गया, ठीक है, या पता नहीं आपका संशय की स्थिति एक्सपायर हुआ कि नहीं हुआ, लोग भाग के डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। तो डॉक्टर भी आपका बाकी तो चेक को करता है, आपका यहाँ पे नर्व चेक करेगा, बाकी चेक करेगा। जानते हो आंख में वहां पे क्या टार से रोशनी भी डालता है, तो रोशनी डालकर यही देखता है कि रोशनी डालने पर ये छोटा हुआ कि नहीं हुआ। अगर रोशनी डालने पर छोटा हो गया मतलब जान है, अगर रोशनी डालने पर भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा मतलब कि गया, ठीक। आप आगे चलो बेटा इसमें। तो आई थिंक आपका नेत्र तारा पुतली भी आप समझ गए, ठीक। अब हम आगे चलते हैं बेटा, आप आगे देखना, ये है ना, अतः सीमित मात्रा में ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर पाता है। अच्छा आगे चलो, आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। आपने देखा, हम इसी लेंस की बात कर रहे हैं, नीला वाला ये आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, ठीक। ये हो गया बेटा। और अभी हमने आपको समझाया ये परतों के रूप में होता है। बाहर से भीतर की ओर जाने पर परतों का अपवर्तनांक बढ़ता है, ठीक, या भीतर सेंटर पॉइंट से बाहर की तरफ आने पर परतों का अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है, ठीक। तो इस बात को भी जरा सा देखना बेटा। आप सुनो, देखो ना, आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है जिसके पिछले भाग की वक्रता अधिक अर्थात वक्रता त्रिज्या कम तथा अगले भाग की वक्रता कम अर्थात वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। अभी हमने आपको दिखाया था खींच के कि वास्तव में आपका अगले भाग की तुलना में पिछले भाग की वक्रता कुछ ज्यादा ही होती है। डायग्राम में भी है लेकिन कम डिफरेंस से दिखाई नहीं पड़ रहा, हमने लाइन खींच के दिखा दिया था आपको। अच्छा, उसके बाद चलो, यह कई परतों से मिलकर बना होता है, वही जो हम बात बोल रहे थे वही लिखा है बेटा, ठीक है। तथा इसका अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर जाने पर बढ़ता जाता है एवं माध्य अपवर्तनांक यानी औसत अपवर्तनांक 1.44 होता है। ध्यान रखना, कांच से थोड़ा कम, कांच का लगभग कितना मानते हो 1.5, उससे कम 1.44 होता है, ठीक। यह नेत्र लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है तथा इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। हम समझा चुके आपको किस प्रकार बदलता है फूल पिचक के, ठीक है, क्षमता होती है। एवं आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस का पिछला भाग अपनी वक्रता को स्वतः बदलकर अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। वही जो समझा रहे थे वही सामने लिखा है बेटा। अच्छा, उसके बाद चलो, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, आप देखो, कार्निया कौन, यही तो है, और नेत्र लेंस ये, इसके बीच में हम इसकी बात कर रहे हैं। एक नमकीन द्रव भरा होता है जिसको आप क्या कहते हो, जलीय द्रव, और जिसका अपवर्तनांक कितना होता है बेटा, 1.336, ठीक। आप आगे देखना यहाँ पे, तो कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं और इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। हमने जो समझाया वही आपका टू द पॉइंट यहाँ पे लिखाया। अपनी कॉपी में एक बार लिखना जरूर बेटा, तभी आप परफेक्ट हो पाओगे, तभी आपको फीलिंग आएगी चैप्टर खत्म होने के बाद कि भले नीट निकले चाहे नहीं निकले, आई स्पेशलिस्ट तो हम बनी गए, ठीक। अपनी कॉपी में इसको लिखो जरूर बेटा। लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब आगे देखना बेटा, इसके बाद नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है। आप देखना, नेत्र लेंस के पीछे इसकी बात कर रहे हैं, एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कांच द्रव कहते हैं और इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है, मतलब वही होता है जो जलीय द्रव का होता है, ठीक। आप आगे चलो बेटा, चलो
आप देखना, नेत्रलेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कांच द्रव कहते हैं, और इस कांच द्रव का अपवर्तनांक भी जलीय द्रव के अपवर्तनांक के बराबर अर्थात 1.336 होता है। हो गया। अच्छा, उसके बाद चलो, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे कोराइट कहते हैं। अभी हमने समझाया था, यह आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ठीक है, यह कोराइट प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ठीक है, इस फिर आप आगे चलो, एक बार जरा देख लो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा। इसमें ये जो आपका पीला वाला भाग है ये तो दृढ़ पटल हो गया, उसके भीतर जो आपका ये दिख रहा है आपका यहाँ पे, ये रेड कलर का ये जो दिख रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ये रेड कलर का नहीं बल्कि काले रंग का होता, तो डिजाइन बनाने के तौर पे इसका बना दिया गया। नेत्रलेंस नीला बनाया गया तो कोई नीला थोड़ा ना होता है, आप समझना। ठीक है, और ये क्या करता है, जो इमेज बनती है, तो इमेज बनी, जो प्रकाश अंदर आई, इमेज बनने के बाद प्रकाश को अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, कि मतलब ऐसा नहीं कि अंदर से प्रकाश आपका परावर्तित होकर अंदर दाएं बाएं जाए फिर हमको डिस्टर्ब करे, हम इमेज को या हम सामने रखी वस्तु को साफ देख ना पाए। ठीक है, तो उसी को अवशोषित करने का काम करता है, जैसे कि प्रकाश का अंदर ही अंदर परावर्तन, जो इमेज बन गई उस इमेज के द्वारा प्रकाश का अंदर परावर्तन न होने पाए, इसीलिए आपका क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो आप आगे देखना बेटा, यहाँ पे आओ। ठीक, यह कोराइड प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। अच्छा, आगे चलो, इस झिल्ली मतलब कोराइड के नीचे, ठीक है, नेत्र की सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। यह प्रकाश संवेदी सिराओं या सेलों की एक फिल्म होती है जो अपने प्रकाश सिराओं के माध्यम से प्रतिबिंबों के रूप, रंग व आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, प्रकाश संवेदी सिराओं से बनी इस पारदर्शी फिल्म को रेटिना कहते हैं। आप देखो, सबसे भीतर की बात कर रहे हैं, ये 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 इसी पे इमेज बनता है, जो सामने होता है उसकी इमेज यहीं पे बनती है बेटा, प्रकाश संवेदी सेलों की से मिलकर बनी होती है। और यहीं से आप जानते हो, क्योंकि प्रकाश संवेदी सेलों सिराओं से मिलकर बनी होती है, वो सारी सिराएं यहाँ से इकट्ठा होके और यहीं से पीछे निकल के मस्तिष्क पे पहुंचती हैं। अभी हमने जो नाम लिया था, दंडाकार सेलें, शंक्वाकार सेलें, दंडाकार सेलें तीव्रता के लिए जिम्मेदार होती हैं, शंक्वाकार सेलें रंगों के लिए जिम्मेदार होती हैं। दंडाकार सेलें यहाँ पे तीव्रता का एहसास कराती हैं और शंक्वाकार सेलें रंगों का एहसास कराती हैं। ठीक, आप देखना बेटा, हटाओ, और उसी बात को आप यहाँ पे देखना, आप सुनो। जिस स्थान, फिर आगे देखना, इस पारदर्शी फिल्म को रेटिना कहते हैं। जिस स्थान पर प्रकाश सिराएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती हैं, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस स्थान को अंधबिंदु या ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं। ठीक, एक बार आप देखना बेटा, यहाँ पे आओ, आप देखो, ये प्रकाश संवेदी सेलों किससे मिलकर बनी होती हैं, और सभी से पतले पतले महीन महीन नर्व सिस्टम यहाँ से निकल के ऐसे बाहर जाते हैं। ठीक, तो अब मान लो सामने कोई खड़ा, उसकी इमेज अगर इतने पूरे रेटिना में बनी, तो यहाँ का पोर्शन पे जो आपका इमेज का पोर्शन आएगा वो आपका इसको मतलब प्रभावित नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। इतना क्लियर? अच्छा, एक बात और समझो बेटा, लेंस के ठीक सामने यहाँ का जो एरिया होगा, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, वो बहुत स्पष्ट इमेज फॉर्म होगा और मस्तिष्क पे बहुत स्पष्ट संकेत आपका जाएगा, इसलिए इस बिंदु को क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। ठीक, अब आप इधर आ जाओ, तो आप कुल मिला के आप ये देखना बेटा, इसमें यहाँ पे देखना, उस स्थान को अंधबिंदु कहते हैं। रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है जहां पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आएगा पीत बिंदु क्या होता है। इस प्रकार से आपका नेत्र के बारे में कैसे क्या लगा होता है, क्या बना होता है, आपने देखा होगा। हम चाहेंगे बेटा एक बार फिर से यहाँ पे, अगर आप स्क्रीनशॉट ना ले पाओ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आप आगे आओ बेटा, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। इतना अगर आपने कॉपी में लिख लिया, डायग्राम बना लिया, तो आधा चैप्टर तो आपको वैसे ही तैयार हो गया। ठीक, अच्छा, उसके बाद चलो हम आगे चलते हैं बेटा। अब इसके बाद नेत्र से देखना, कैसे देखते हैं नेत्र से, आप इसको देखो, समझो बेटा। जानते हो वास्तविकता क्या होती है? पहले तो जरा सा हम इधर आ जाए डायग्राम पे, यहाँ पे आओ। मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है बेटा, कोई भी वस्तु मान लो, आप देखना, ये लो, यहाँ पे कोई वस्तु है ऐसे, ये, ठीक, तो आप जानते हो वस्तु प्रकाश किरणें आपकी पड़ी, यहां से निकल के ऐसे गई, यहां से निकल के आपकी ऐसे गई, यहाँ पे ऐसे, ठीक, आप देखना, यहाँ पे निकल के और यहाँ से निकल के आपका ऐसे घूम के यहाँ पे गई। आप जानते हो हेड है, हेड नीचे, और ये टेल है तो टेल ऊपर, ऐसे। ठीक, यानी कि आप जानते हो रेटिना पे उसका इमेज बना, वास्तविक इमेज बना। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, इसके पहले 3 लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो हमने बताया है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा ही बनता है। वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना, और जब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना
ठीक। तो आप जानते हो इसके सामने की जितनी प्रकाश संवेदी सेलें होंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी। उसमें दंडाकार सेलें दिमाग को बताएंगी कि जो सामने है उसकी तीव्रता कितनी है, और जो शंक्वाकार सेलें हैं वो दिमाग को बताएंगी कि जो सामने है उसका रंग कैसा है। फिर आप कहोगे सर उल्टा बना तुमको सीधा क्यों दिखता है? तो आपको समझाएं, पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हो, वहां भी रील चलती तो उल्टी चलती है। आप पूछोगे उल्टी का मतलब क्या? रील उल्टी लगाई जाती है, तो रील उल्टी लगाई गई पर्दे पे सीधा दिखाई पड़ता है। ठीक, कुछ हम क्या कह समझ पाए कि नहीं? वहां पे रील सीधा नहीं चलाते हैं, वहां पे रील उल्टा चलाते हैं ताकि पर्दे पे सीधा दिखाई पड़े। अगर रील सीधा लगा देंगे तो पर्दे पे उल्टा उल्टा दिखाई पड़ेगा, हीरो हीरोइन की टांग ऊपर होगी, खोपड़ी नीचे होगी। ठीक, तो हमको पर्दे पे सीधा चाहिए, इसलिए रील को ही आपका उल्टा चलाया तो जिससे कि पर्दे पे हमको सीधा दिखाई पड़ा। अब यूं समझो ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज बनेगा, तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है हेड ऊपर है तो यहाँ पे हेड नीचे हो गया, यहीं पे अगर ऑब्जेक्ट का हेड नीचे हो जाए तो यहाँ पे हेड ऊपर हो जाएगा। इतना क्लियर? बहरहाल इस पे रेटिना पे इमेज तो उल्टा ही बनेगा, लेकिन मस्तिष्क में जो संकेत जाता है वो संकेत आपका इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं, हम सीधा ही उसको समझते हैं। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक, फालतू चीजें हटा बटा। ठीक, ये लो। ठीक, अब आप यहाँ पे आओ, देखना। तो किसी भी वस्तु से चली प्रकाश किरणें कार्निया पर जब गिरती हैं तब अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव, सबसे पहले कौन मिलेगा? जलीय द्रव, वही नमकीन द्रव 1.336 जिसका अपवर्तनांक है। फिर लेंस पे आएंगे। फिर कांच द्रव जिसका अपवर्तनांक भी 1.336 है, से होती हुई रेटिना पर पहुंचती हैं। वह रेटिना पर उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक, तो जितने पोर्शन पे इमेज बनेगा उतने पोर्शन की जो संवेदी सेलें होंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी, मस्तिष्क को संकेत पहुंचाएंगे। आप देखो प्रतिबिंब बनाती हैं, प्रतिबिंब बनने एवं प्रतिबिंब के प्रकृति का संदेश प्रकाश संवेदी शिराओं के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे यह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर हमको सीधा दिखाई देता है। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक, अपनी कॉपी में हेडिंग डाल के और ये भी लिखना बेटा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप ये भी कर चुके होंगे। अब आगे देखना बेटा, अब आप ये पढ़ने जा रहे हो नेत्र की समंजन क्षमता। वही जो हमने आपको बताया था कि नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। होता क्या चीज जब वस्तुएं दूर होती हैं, नेत्र लेंस के चारों ओर की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली ढाली होती हैं, उस समय नेत्र लेंस बिल्कुल चपटा होता है, उसकी फोकस दूरी बहुत अत्यधिक होती है, हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती जाती है, या मान लो वस्तु नहीं नजदीक है, हम दूर से नजदीक की वस्तुओं को देखते जाते हैं, तो नेत्रलेंस की चारों ओर की मांसपेशियां वहां पे क्या सिकुड़ती जाती हैं, और जब सिकुड़ेंगी तो नेत्रलेंस को वहां पे क्या फुलाती चली जाएंगी। आप समझ जाओ, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक, और जब नेत्रलेंस को ऐसे फुलाती चली जाएंगी और भीतर का पोर्शन ज्यादा ही फूलेगा, अभी हमने समझाया था। ठीक है, तो उस अवस्था में इसकी वक्रता बढ़ती चली जाएगी, तो वक्रता त्रिज्या घटती चली जाएगी, तो फोकस दूरी घटती चली जाएगी, और हम नजदीक की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख पाते हैं। तो अपनी फोकस नेत्रलेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, ये तो आपने सुन लिया, समझ लिया। आप कॉपी में क्या लिखोगे भूल जाओगे आप, तो कॉपी में क्या लिखोगे सामने देखना बेटा। आप सुनो, हमारा नेत्र जब अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखता है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्रलेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। वह नेत्र को वह वस्तु जो कि अनंत पर है, अनंत मतलब क्या? बहुत अत्यधिक दूर, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देती है। आगे चलो, नेत्रलेंस से रेटिना तक की दूरी को नेत्रलेंस की फोकस दूरी कहते हैं। बस सीधी बात है, समांतर किरणें लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, तो अब तो नेत्रलेंस से रेटिना तक की दूरी को नेत्रलेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इस वक्त नेत्रलेंस के चारों ओर की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली ढाली पड़ी रहती हैं। कब की बात कर रहे हैं? जब हम बिल्कुल सुदूर स्थित वस्तु को देख रहे हो ना, कभी कभी अपने छत के ऊपर बैठे होगे, रात का समय है, कुर्सी पे बैठे हो, आसमान निहार रहे हो, ठीक है, हम उस समय की स्थिति की बात कर रहे हैं। आसमान के तारों को देख रहे हो, इस पर दिखाई पड़ रहा है, काफी रिलैक्स फील होता है, नेत्र पे कोई जोर दबाव नहीं होता है बेटा। बढ़े आगे, ठीक, आप आगे चलो। तो नेत्रलेंस के चारों की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली ढाली पड़ी रहती हैं, वह नेत्रलेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। इस अवस्था को श्रांत नेत्र की अवस्था कहते हैं, मतलब क्या? रिलैक्स कंडीशन। आंख हम वहां पे क्या? आराम की अवस्था में है, रिलैक्स कंडीशन में, मांसपेशियां बिल्कुल क्या? ढीली ढाली है। कौन सी मांसपेशियां? नेत्रलेंस के चारों की मांसपेशियां। ठीक, इस वक्त हमारा नेत्र बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होता है। इस वक्त हमारे नेत्र पर कोई जोर दबाव नहीं होता है, तभी तो उसको श्रांत नेत्र की अवस्था कहते हो, रिलैक्स कंडीशन आप बोल रहे हो। ठीक, अच्छा, उसके बाद चलो, जैसे जैसे हमारा नेत्र समीप की वस्तुओं को देखता है, ठीक, या मान लो कोई वस्तु खूब दूर थी, नजदीक आती चली गई, और बिल्कुल आप वहां पे एक टक बिल्कुल देखते चले जा रहे हो,
वस्तु नजदीक आती जा रही है, तो चाहे वस्तु नजदीक आवे या वस्तु वहीं रहे, आप दूर से नजदीक की वस्तुओं को देखते जाओ। तो जैसे जैसे हमारा नेत्र समीप की वस्तुओं को देखता है, ठीक है, तो नेत्रलेंस के चारों ओर की मांसपेशियां सिकुड़कर नेत्र के तलों को या नेत्रलेंस के तलों को, और मुख्यतः खास तौर पर कौन सा, भीतरी तल, बार बार आपको जोर मार रहा है बेटा, भीतरी तल, ठीक है, की वक्रता को बढ़ाती हैं। अभी हमने आपको समझाया हाथ का इशारा करके, ठीक है, बढ़ाती हैं, अर्थात वक्रता त्रिज्या को घटाती हैं, और वक्रता त्रिज्या घटेगी तो जिससे नेत्रलेंस की फोकस दूरी घट जाती है और समीप की वस्तुओं का भी स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः उसी रेटिना पर बनता है। इस प्रकार नेत्रलेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को कम करने या बदलने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता, जिसको आप क्या बोलते हो, अकोमोडेशन पावर, ठीक है, कहते हैं। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक। अच्छा, उसके बाद चलो, जैसे जैसे हम अधिक पास की वस्तुओं को देखते हैं, और पास और पास और पास, और जितने पास नेत्रलेंस की चारों ओर की मांसपेशियां उतने सिकुड़ेंगी, और जितने सिकुड़ेंगी उतना आपका नेत्रलेंस वहां पे क्या फूलेगा, फूलेगा मतलब वक्रता क्या बढ़ेगी, और वक्रता बढ़ेगी वक्रता त्रिज्या घटेगी। लेकिन आप जानते हो मांसपेशियों के सिकुड़ने की एक सीमा भी तो होती है। आप पूछोगे कौन सी सीमा, कैसी सीमा, आपको बताएं। सामने हमारे पास भी हाथ है, आपके पास भी हाथ है, ठीक। अगर आपसे कहें बेटा इस जो मिडिल फिंगर है इसको एक काम करो, इधर मोड़ो, मोड़ दिए। हमने कहा और मोड़ो, आपने और मोड़ दिया। 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 हमने कहा और टच करा दो, टच करा दिया, मुड़ गई, ठीक। हमने कहा नॉर्मल करो, नॉर्मल हो गया। अब आपसे क्या बेटा इधर मोड़ो, आपने मोड़ा। हमने कहा और मोड़ो, आपने इधर मोड़ा। हमने कहा और मोड़ो, कट की आवाज हुई, पता नहीं आपको सुनाई पड़ा कि नहीं सुनाई पड़ा, ठीक है ये, ठीक। फिर आपसे कहा और मोड़ो, तब कहोगे सर दुखने लगा, आप ज्यादा मत मोड़िएगा। हमने कहा और मोड़ो, कहोगे सर बहुत हो गया। अगर कहीं और मोड़ देंगे तो खट से यहाँ पे क्या टूट भी जाएगा। बोलो समझ पाए कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य आपका इस यहाँ पे है ना, यहाँ पे उंगली मिडिल फिंगर है, कोई भी फिंगर है, इधर मुड़ने की लिमिट यहाँ तक है कि हथेली छू ले, और इधर मुड़ने की लिमिट यहाँ तक नहीं है कि इसको छू ले। बोलो समझ पाए कि नहीं? तो मुड़ने की एक लिमिट है कि नहीं? तो कहने के तात्पर्य वह लिमिट जहां तक दुखे ना, दर्द ना हो, हम उस लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक। आप देखना बेटा, जैसे जैसे हम अधिक पास की वस्तुओं को देखते हैं वैसे वैसे नेत्र को अधिकाधिक समंजन क्षमता लगानी होती है। मतलब नेत्रलेंस के चारों ओर की मांसपेशियों को अधिकाधिक सिकुड़ना पड़ता है। वही चीज देखो, अर्थात नेत्रलेंस के चारों के मांसपेशियों को अधिकाधिक सिकुड़ना पड़ता है, परंतु मांसपेशियों के सिकुड़ने की भी एक सीमा होती है। अभी आपने देखा कट की आवाज हुई जब उल्टा मोड़ रहे थे, ठीक, सीमा से अधिक मोड़ रहे थे। आप आगे चलो, परंतु मांसपेशियों के सिकुड़ने की भी एक सीमा होती है, और उस सीमा से अधिक सिकुड़ने पर हम चाहेंगे बेटा आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, ठीक। आप देखो, उस सीमा से अधिक सिकुड़ने पर नेत्र में विकार। अब आप पूछोगे नेत्र में कौन सा विकार, अभी हम बताते हैं कौन सा विकार। सर दुखना, आंख से पानी आना, आंख भारी भारी लगना, ठीक है, तो वही यही सब का नेत्र में विकार, ठीक है। अब देखो आंख से पानी आना, सर दुखना इत्यादि उत्पन्न होने की संभावना प्रबल हो जाती है, ठीक। अच्छा, वह निकटतम दूरी जहां तक नेत्र बिना किसी विकार के अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, मतलब मांसपेशियों को अधिक से अधिक सिकोड़ कर वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है, जो कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, तथा इसे प्राय कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। अच्छा आगे चलो बेटा, और नेत्रलेंस से इस दूरी को हम निकट बिंदु कहते हैं। मतलब एक स्वस्थ नेत्र के लिए अगर पूछें निकट बिंदु कितना, तो आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूरी पर कोई वस्तु होगी, अगर आप देखते हो तो नेत्र में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, आप लगातार निहारते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 25 से कम करोगे, 20 करोगे, 15 करोगे, 12 करोगे, 10 करोगे, तब अगर लगातार निहारोगे, देखोगे तो थोड़ी देर देखोगे आंख से पानी आने लगेगा, सर दुखने लगेगा, ठीक। तो निकट बिंदु कितना है बेटा, 25 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार दूर अनंत पे देखो, कोई दिक्कत नहीं, मांसपेशियां बिल्कुल ढीली ढाली पड़ी हैं। तो एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कितना होता है, अनंत। अब देखो वही लिखा है, नेत्र लेंस से इस दूरी को निकट बिंदु कहते हैं। एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु अनंत पर होता है। मतलब कहने का तात्पर्य, वस्तु अनंत पर है, वहां से लेके निहारते जाओ, निहारते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, वस्तु नजदीक आता जाए 25 सेंटीमीटर तक आ जाए, मांसपेशी अपना रोल अदा करेंगी, सिकुड़ेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन नेत्र में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर वस्तु 25 से भी कम 20, 15, 12, 17, 18, 15, 16 इस पे सब पे आ जाएगी, तो मांसपेशियां इतनी सिकुड़ चुकी होंगी कि कुछ देर लगातार देखोगे तो नेत्र में विकार उत्पन्न होगा, सर दुखेगा, आंख से पानी आएगा, और भी आगे कुछ हो सकता है, ठीक। बोलो समझ पाए कि नहीं?
आपको समझे, इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो आप ध्यान से सुनना बेटा। मान लो कोई चीज पढ़नी है आपको, जैसे सामने में यहाँ पे उठाते हैं, आप देखना बेटा ये, ठीक। मान लो यहाँ पे हमारे पास है ऐसे, ठीक है, आप देखना बेटा। हम अगर यहाँ पे ऐसे करके देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके देखे कोई दिक्कत नहीं, अगर हम 1 घंटा भी इसको पढ़ते रहे कोई दिक्कत नहीं, अगर दूरी 25 सेंटीमीटर है उससे कुछ ज्यादा है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे करके ऐसे पढ़ें, ऐसे ऐसे, एक पूरा पेज पढ़ पाना मुश्किल होगा, आंख दुखने लगेगा बेटा, इसमें जानते हो, आंख से पानी आना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके चाहे आप देख लेना अपने घर पे, बढ़े। हम चाहेंगे बेटा इसको भी अपनी कॉपी में लाओ, लाने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो गए। अब आप आगे देखो बेटा, ठीक। दंडाकार एवं शंक्वाकार सेलें, अभी जब बार बार रेटिना को आपको समझा रहे थे, रेटिना किसका बना होता है, पारदर्शी प्रकाश संवेदी सेलों से मिलकर बना होता है, हमने 2-3 बार बोला। और पारदर्शी संवेदी सेलें 2 प्रकार की होती हैं, दंडाकार सेलें और शंक्वाकार सेलें। और बार बार हमने ये भी बोला, दंडाकार सेलें आपतित प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करती हैं, तीव्रता का मैसेज पहुंचाती हैं यहाँ तक, और शंक्वाकार सेलें आपतित प्रकाश की कलर का, रंग का आभास कराती हैं यहाँ तक। उन्हीं सेलों के बारे में हम बोलने जा रहे हैं। आप देखना बेटा, आप जो तो दंडाकार एवं शंक्वाकार सेलें, ठीक। हमारे नेत्र की रेटिना पारदर्शी प्रकाश संवेदी सेलों, ठीक है, से मिलकर बना होता है, सेलों सिराओं जो भी कहो से मिलकर बना होता है, ठीक है। इनमें से कुछ प्रकाश संवेदी सेलें दंडाकार तथा कुछ प्रकाश संवेदी सेलें शंक्वाकार होती हैं। अलग अलग प्रकार के प्रकाश संवेदी सेलों के कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे दंडाकार सेलें, इनका कार्य क्या होता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता का मापन करना, तीव्रता के लिए सुग्राही होती है, तीव्रता कितनी है, कम है ज्यादा है, उसका मैसेज यहाँ तक पहुंचाती है, चुंगली करती हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद आओ शंक्वाकार सेलें, ये क्या करती हैं, चुंगली इस बात की करती हैं कि सामने वाले का कलर कैसा है, यहाँ तक पहुंचाती हैं, ठीक। आप आगे चलो, आप देखना, तो शंक्वाकार सेलें आपतित प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं, ठीक। कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे बेटा। मधुमक्खी शहद जिससे निकलता है, हम उसी की बात कर रहे हैं, जानते हो बेटा, उसकी आंख में एक विशेष प्रकार की सेलें होती हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेस के लिए भी सुग्राही होती हैं। और यही कारण अल्ट्रावायलेट रेस की उपस्थिति का एहसास मधुमक्खी को हो जाता है, हमारी आंख में वो सेलें नहीं होती हैं, नहीं हो पाता है। आप देखना, मधुमक्खी की आंख के रेटिना पर एक अन्य विशेष प्रकार की शंक्वाकार सेलें होती हैं जो उन पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज के लिए भी सुग्राही होती हैं जिन्हें मनुष्य नहीं देख पाता है। और इसीलिए आपका अल्ट्रावायलेट, मैं आपको समझाया बेटा, जानते हो अंधेरे कमरे में मान लो कोई मशीन रखी है, ऑन करने पे अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है। अब आप सोचो पढ़ाई करनी है, अल्लाह अल्ट्रावायलेट रेज से पढ़ाई करेंगे, ऑन कर दो मशीन, अल्ट्रावायलेट रेज पूरे कमरे में रहेगी, फिर भी कमरे में अंधेरा रहेगा, उजाला नहीं होगा। लेकिन मधुमक्खी अगर होगी तो वो जान जाएगी, रेज निकलने लगी, ऑन करोगे निकलने लगी, ऑफ करोगे बंद हो गई, नहीं निकल रही है, ठीक है। उसका एहसास उसको हो जाएगा, हमारी आपकी आंख को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी आपकी आंख के रेटिना में अल्ट्रावायलेट रेज को सेंस करने वाली आपका प्रकाश संवेदी सेलें है ही नहीं बेटा। बढ़े आगे, तो वही चीज आपका अगर आपसे कोई पूछे कि अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति का एहसास मधुमक्खी कर लेती है लेकिन हम आप नहीं कर पाते हैं, तो इसका जवाब आप खाली यही देना कि उसकी आंख के रेटिना में ऐसी प्रकाश संवेदी सेलें होती हैं, शंक्वाकार सेलें होती हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज के लिए सेंसिटिव होती हैं, वो उसको आभास कर लेती है। हमारे आपके मानव नेत्र में के रेटिना में उस प्रकार की सेलें नहीं होती, हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति का एहसास नहीं कर पाते हैं, ठीक। अच्छा, उसी प्रकार देखो मुर्गे की बात करें बेटा, आप पूछोगे ये सब कहाँ से आ गया, अरे पढ़ रहे तो विधिवत पढ़ो, आप खाली सुनना बेटा। जानते हो मुर्गे की आंख की विशेषता होती है, उसमें दंडाकार सेलें बहुत कम होती हैं, शंक्वाकार सेलें कुछ ज्यादा ही होते हैं। और ज्यादा क्या, बल्कि शंक्वाकार सेलें नॉर्मल है कुछ ज्यादा ही होती है, लेकिन दंडाकार सेलें बहुत कम होती हैं। और यही कारण है जब तेज रोशनी पड़ेगी तभी उसको एहसास होगा, नॉर्मल रोशनी पर रिएक्ट ही नहीं करता है। और यही कारण सुबह उठ के आपका 5-6 बजे जैसे सूर्योदय हुआ, कुकड़ू कू करना शुरू कर देता है, आपको जगाना शुरू कर देता है, और जहां सूर्यास्त हुआ सो जाता है। लेकिन आपको समझा बेटा, गांव देहात की बात कर रहे हैं। आजकल तो आपका इतनी लाइट हो गई कि करना क्या, मुर्गे को क्या पता कि सूरज की रोशनी आ रही कि एलईडी लाइट फोकस मार रहे उसकी आंख पे, ठीक है। हम गांव देहात के पुराने जमाने की बात कर रहे हैं कि मुर्गा सवेरे सूर्योदय होते उठ जाता था और रात में आपका जैसे सांझ हुई सूरज ढला वो सो भी जाता था, रात भर सोता रहता था। दंडाकार सेलें है ही नहीं, थोड़ा बहुत रोशनी डालोगे कुछ असर ही नहीं करेगा, जान ही नहीं पाएगा वो। तो वही चीज यहाँ पर भी देखना, मुर्गे की आंख के रेटिना में दंडाकार सेलें बहुत कम होती हैं जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। और यही कारण है कि सूर्योदय होते ही मुर्गा जाग जाता है, ठीक। आपको भी जगाता है, उठ एग्जाम नजदीक आ गया, पढ़ाई कर, बढ़े आगे, आप आगे चलो बेटा। और सूर्यास्त होते ही वो सो भी जाता है। दंडाकार सेलों की कमी के कारण ही मुर्गे को देखने के लिए तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर। आप जानते हो बेटा, हमारा उद्देश्य खाली आपका बोर्ड एग्जाम भर का पढ़ाना नहीं है। अब इसमें जो भी आप यहाँ पे टॉपिक आप देख रहे हो, कई तमामों ऐसी बातें हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के बाद का जो आपको उद्देश्य है उसको भी पूरा करके आप सफलता हासिल करो, उसको भी ध्यान में रख के आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे चलते हैं बेटा। अब दृष्टि दोष एवं उसका निवारण, आप ये पढ़ने जा रहे हो हमारी आंखों में कितने प्रकार के दोष कौन कौन से संभावित हैं, वो दोष क्या होते हैं, कैसे पैदा होते हैं और कैसे उसको दूर किया जाए। ठीक, तो मुख्यतः हम 4 दोष यहाँ पे लेके चल रहे हैं बेटा, इसमें आप सुनो। ठीक, नेत्र संबंधी कुछ प्रमुख दृष्टि दोष, उनका उनका निवारण निम्नवत है। पहला आपका बेटा मायोपिया, जिसको आप क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक, दूसरा आपका यहाँ पे दूरदृष्टि दोष, जिसको आप क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा फिर यहाँ पे जरा दृष्टि दोष, जिसको आप बोलते हो प्रेसबायोपिया। और अगला फिर आपका अबिंदुकता, जिसको आप क्या बोलते हो, एस्टिग्मेटिज्म। बोलो समझ पाए कि नहीं? इन चारों दोषों के बारे में पढ़ना है, ये दोष कैसे उत्पन्न होते हैं और इनको दूर कैसे किया जाएगा, क्या तरीका हो सकता है इनको दूर करने का। ठीक, तो एक एक दोष हम लेके चलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप पढ़ोगे निकट दृष्टि दोष के बारे में, फिर आप पढ़ोगे दूर दृष्टि दोष के बारे में। और जानते हो बेटा, जब ये दोनों पढ़ लोगे, हम इन दोनों का प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाएंगे, अपने प्रैक्टिकल टेबल पे लेके चलेंगे। जैसे इसके पहले भी आपका हम लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में प्रैक्टिकल टेबल पे लेके चले थे, तो ये कहे छूटे, इसके लिए भी प्रैक्टिकल टेबल पे लेके चलेंगे। आपका नेत्र लेंस रखेंगे सामने, सामने रोशनी डालेंगे, रेटिना दिखाएंगे। आप देखोगे इमेज रेटिना की पहले बन रहा कि बाद में बन रहा, पहले बनेगा तो कौन सा दोष, बाद में बनेगा तो कौन सा दोष। ठीक है, फिलहाल अपनी कॉपी में आप स्क्रीनशॉट लो बेटा, चारों दोषों का पहले नाम लिखो, फिर आगे के एक दोष पढ़ाना शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलो, यहाँ पे आओ बेटा। निकट दृष्टि दोष, आप देखो ये क्या होता है, उसको बाद में देखना, हमको पहले सुनो, ध्यान से सुनना बेटा। जानते हो नाम क्या, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। सुनने में लग रहा होगा निकट दृष्टि में दोष है, नजदीक देखने में दोष है, यही तो खास बात है। नजदीक का साफ दिखाई दे रहा, दूर देखने में दोष है। ध्यान से सुनना जो बातें बोलने जा रहे हैं। पहले हेडिंग पे आओ बेटा। हेडिंग क्या लिखा है, निकट दृष्टि दोष, जिसको आप क्या बोलते हैं, मायोपिया। हेडिंग से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट देखने में, दृष्टि में दोष है, नजदीक देखने में दोष है, पढ़ने लिखने में दोष है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, नजदीक का स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दूर देखने में दोष है। तो आप पूछोगे तब ये उल्टा नाम काहे रखा गया? उल्टा नहीं रखा गया, सीधा ही रखा गया। जो आप समझ रहे हो वो उल्टा समझ रहे हो। आप पूछोगे हम कैसे उल्टा समझ रहे हैं, अब हम बताएं। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, पहले दो समझो। यहां पे आओ, नेत्र। ठीक, अब इसी का तो बड़ा सा फोटो आपने देखा था, रेटिना भी दिख रहा होगा, नेत्र लेंस भी दिख रहा होगा। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, वस्तुएं अनंत पर हैं। ठीक, अब हमने समझाया, ऐसी दशा में अगर आप देखोगे नेत्र लेंस के चारों ओर की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली होती हैं, नेत्र लेंस की वक्रता बहुत कम होगी, वक्रता त्रिज्या बहुत अधिक होगी, फोकस दूरी बहुत अधिक होगी। ठीक है, अनंत से आपका प्रकाश करने आ रही है, रेटिना पे फोकस हो रही है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, आंख बिल्कुल सही है, करेक्ट है आंख। ठीक, लेकिन मान लो कुछ ऐसा, अच्छा फिर आप आगे चलो। आप जानते हो बेटा, अभी हमने इसके पहले पढ़ाया, एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है, अनंत पे। आप देखो दूर बिंदु अनंत पे है। नजदीक बिंदु कहाँ पे होता है, 25 सेंटीमीटर पे, निकट बिंदु। और दूर बिंदु कितना, अनंत पे। बढ़े तो कहने का तात्पर्य, अच्छा एक बात और सुनो, अनंत के आगे निकल जाए तो वो भी तो अनंत कहलाएगा। लेकिन अगर दूर बिंदु, मान लो किसी आंख में कोई खराबी आ गई और उसका दूर बिंदु अनंत पे नहीं है, ठीक, दूर बिंदु अनंत पे नहीं है बल्कि नेत्र के कुछ निकट आ गया, यहां आ गया दूर बिंदु। ध्यान से इन दोनों डायग्राम को देखो बेटा, ये स्वस्थ नेत्र है, दूर बिंदु कहां पे, अनंत पे। और ये आंख में खराबी आ गई, और खराबी आने के बाद अब दूरबिंदु अनंत पे नहीं है, दूरबिंदु यहां आ गया। तो पहले हमको बताओ, दूरबिंदु जहां होना चाहिए वहां से आंख के नजदीक आया कि और दूर गया? नजदीक आया, निकट आया। ये दोष है, ये सही आंख है, ये दोष है बेटा। फिर एक बार आपको समझाएं, अभी हमने इसके पहले पढ़ाया, एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कहां होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कहां होना चाहिए, अनंत पे। तो अगर आपकी आंख में निकट बिंदु आपके लिए 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु अनंत है, आपकी आंख बिल्कुल सही है बेटा। ठीक, अब यहां पे आओ, दूर बिंदु कहां पे, अनंत पे, ये आंख बिल्कुल सही है। मान लो आंख में खराबी आ गई, दूर बिंदु यहां से खिसक गया, तो आप पूछोगे इधर भी तो खिसक सकता है, तो अरे इधर खिसक, अगर ये अनंत है तो ये भी तो अनंत होगा, तो इधर खिसकने से कोई फर्क नहीं, इधर खिसक गया तो और बढ़िया आंख हो गई।
आप आगे चलो। दूर बिंदु अनंत के बजाय आपका थोड़ा नजदीक आ गया, आंख के निकट यहाँ पे आ गया। यानी आप जानते हो यहाँ पे दूरबिंदु अनंत पे, यहाँ पे दूरबिंदु अनंत पे नहीं है, मतलब आप जानते हो दूरबिंदु आंख के निकट आ गया, और जब निकट आ गया ये दोष हो गया। अच्छा, परिणाम क्या होगा यहाँ पे देखना बेटा, ये स्वस्थ नेत्र, ये दोषयुक्त नेत्र। आप देखते रहो बेटा, ठीक। दोष किस बात का, कि दूरबिंदु अनंत पे होना चाहिए, अनंत पे नहीं है, और दूर चला जाएगा तो और बढ़िया आंख मानी जाएगी। अरे अनंत के इधर अनंत ही तो कहलाएगा। बढ़े आगे, आप जानते हो दूरबिंदु आपका आंख के थोड़ा नजदीक यहाँ पे आ गया, अनंत से हटके यहाँ पे आ गया, मतलब नेत्र के निकट आ गया, जो कि दोष है। इस दोष को आप क्या बोलते हो, निकट दृष्टि दोष। इसीलिए बोलते हो कि दूरबिंदु जहां होना चाहिए वहां से आंख के और निकट आ गया, निकट दृष्टि दोष। बढ़े, अब इसका परिणाम क्या हुआ, अब प्रकाश किरणें यहां से निकली नेत्रलेंस पे गई, और जब नेत्रलेंस पे गई तो प्रकाश किरणें जहां पे इसको रेटिना पे फोकस होना चाहिए था, रेटिना पे नहीं फोकस हो रहा है, रेटिना से और पहले ही फोकस हो जा रहा है। अब देखो ये, ठीक, मतलब कहने का मतलब क्या, जहां फोकस होना चाहिए था वहां से और निकट फोकस हो जा रहा है, इसलिए इस दोष को आप क्या बोलते हो, निकट दृष्टि दोष। बोलो समझ पाए कि नहीं, फिर समझाएं। निकट शब्द दो दो जगह से उठाया हमने, एक यहां से उठाया, दूरबिंदु अनंत पे होता तो आंख बिल्कुल स्वस्थ होती, दूरबिंदु अनंत पे नहीं है बल्कि नेत्र के कुछ निकट आ गया, जो कि दोष है। इस दोष को आप क्या बोलते हो, निकट दृष्टि दोष कहते हो। एक यहां से उठाया हमने निकट, और दूसरा यहाँ पे, जब ये हो जाएगा तो इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना से और पहले ही बन जाएगा। अब देखो यहाँ बन रहा है और निकट बन रहा है, तो ये दोष क्या कहलाएगा, निकट दृष्टि दोष। तो परिणाम क्या होगा कि जो स्पष्ट प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, जब यहीं फोकस हो जाएगा तो यहाँ पे एक धब्बा दिखेगा, सामने कोई वस्तु होगी वो आपका स्पष्ट नहीं दिखेगी, धुंधली दिखेगी, धब्बा दिखेगा। बोलो समझ पाए कि नहीं, ये दोष समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब इस दोष को दूर करना है बेटा, तो दूर कैसे करना है, दूर आप खाली सुनो, प्रकाश किरणें यहाँ फोकस ना हो, भले निकट बिंदु यहाँ पे, प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस हो, तो रेटिना पर फोकस होने के लिए आप जानते हो इस व्यक्ति को चश्मा पहना होगे, और जो चश्मा पहना होगे, चश्मे में कौन सा लेंस लगाओगे, आप बताओ, अभिसारी की अपसारी। अगर आप अभिसारी लगा दोगे तो अभिसारी यानी कन्वर्जिंग लगा दोगे तो प्रकाश किरणों को मुख्य की ओर मोड़ती है, अभिसारी लगा दोगे तो और पहले ही मुड़ जाएगी, यहीं पे फोकस होने लगेगी, ठीक। आप सारी लेंस नहीं लगाओगे बेटा, कन्वर्जिंग लेंस नहीं लगाओगे, आप कौन सा लेंस लगाओगे, डाइवर्जिंग लेंस लगाओगे, मतलब कि अवतल लेंस लगाओगे चश्मे में, ठीक। परिणाम क्या हुआ, अब आप देखना, उसके चश्मे में आप यहाँ पे कौन सा लेंस लगाओगे, अवतल लेंस लगाओगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो एक अवतल लेंस लाते हैं। आप पहचानो अवतल लेंस, यही तो है, चलो लिया, ठीक। ये ले, इसके चश्मे में लगा, ठीक। अब ये क्या करेगा, आप जानते हो, अगर उत्तल लगा देंगे तो उत्तल लेंस तो प्रकाश किरणों को मुख खींचकर मोड़ता है, एक तो वैसे ही आपका ये पहले आपका केंद्रित हो रहा है, उत्तल लगा दोगे तो और मोड़ देगा, तो और पहले ही केंद्रित होने लगेगा, उसको साफ कहाँ दिखाई पड़ेगा, साफ तब दिखाई पड़ेगा जब इस केंद्रित का यहाँ पे ना हो, कहाँ पे, रेटिना पे हो। यानी आप जानते हो प्रकाश किरणें अभिसारित ना हो बल्कि थोड़ा अपसारित हो, और अपसारित होने के लिए अपसारी लेंस लगाना पड़ेगा। अपसारी लेंस का मतलब यहाँ पे क्या, अवतल लेंस, उसके चश्मे में अवतल लेंस लगेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश किरणें जब निकलेंगी यहाँ पे, आप देखना बेटा, ये लो प्रकाश किरणें निकली यहाँ से, ये ये ठीक पड़ी, तो लेंस क्या करेगा, अपना कमाल दिखाएगा, प्रकाश किरणों को थोड़ा सा क्या करेगा, मुख्य से दूर की ओर भेजेगा। आप देखो, थोड़ा सा स्केल अपनी ओर छोटी कर लें, पहले आप ध्यान से देख लो फिर आगे चलें। ये प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ी, ये कौन सा लेंस है, अपसारी लेंस है, प्रकाश किरणों को मुख्य से दूर की तरफ भेज रहा है। आप देखो इस समय अगर खींचे तो दूर की तरफ गया कि नहीं गया,
भाई ये तो ऐसे जा रही हैं, कायदे से अगर देखते तो सीधे आपका इधर जाती, ठीक, लेकिन नहीं, आप जानते हो ये प्रकाश किरणों को इधर भेजा ऐसे, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे थोड़ा सा प्रकाश किरणों को उठाया, मुख्य अक्ष से दूर लेके गया। अच्छा, उसी प्रकार नीचे वाली भी, इनको भी क्या करेगा, मुख्य अक्ष से दूर भेजेगा। ठीक, बढ़े, ये इधर, सॉरी, हम्म, ये इधर, प्रकाश किरणों को इसने इधर भेजा। ठीक, अब उसके बाद ये अपना कमाल दिखाएगा। अब जो थोड़ा ऐसे उठ के आएंगी तो निश्चित रूप से सेंटर पॉइंट यहाँ पे जाके आगे भागेगा, और आगे भाग के आपका रेटिना पे फोकस कर देगा। चलो आप देखना, यहाँ पे, यहाँ पे आओ, ये लो, रेटिना पे फोकस हो गया। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक, तो कहने का आशय यहाँ पे, इस प्रकार के दोष को आप क्या बोलते हो, निकट दृष्टि दोष। मतलब वास्तविकता क्या थी, अगर आंख उसकी सही होती, अनंत तक की वस्तुओं को दूर से भी वो स्पष्ट देख पाता, लेकिन उसकी आंख खराब हो गई, अनंत की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, खाली यहीं पर या इसके नजदीक रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहा है, इसके आगे रखी वस्तुओं को वो स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, मतलब उसके लिए दूर बिंदु अनंत के बजाय घट के यहाँ इतने पे आ गया, दूर का उसको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, नजदीक आ गया यहाँ, इसके बीच का स्पष्ट उसको दिखाई पड़ रहा है। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक, तो क्योंकि दूर बिंदु अनंत पे होना चाहिए तो उसका नेत्र स्वस्थ होता, लेकिन दूर बिंदु अनंत पे नहीं है, उसके लिए कुछ आंख के नजदीक आ गया, निकट आ गया, इस दोष को आप क्या बोलते हो, निकट दृष्टि दोष। या उसी प्रकार से प्रतिबिंब को रेटिना पे बनना चाहिए तो स्पष्ट दिखाई पड़ता, लेकिन प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बना, रेटिना के कुछ और पहले बन गया और निकट बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष को आप क्या बोलते हो, निकट दृष्टि दोष। और उसको दूर करने के लिए आपने कौन से लेंस का उपयोग किया बेटा, इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया, सामने आप देख रहे हो। ठीक, ये तो आपने समझा कॉन्सेप्ट। और एक बार फिर फाइनली आपको समझा जो मैंने शुरू में बोला था, अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब क्या, नजदीक का उसको साफ दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दूर का नहीं देख पा रहा है वो, तो उसका नाम क्या पड़ गया, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो आपने क्या समझा वो हमने क्लियर किया, और किस आधार पे नाम रखा गया वो हमने क्लियर किया। एक नहीं बल्कि दो दो आधार हमारे पास है। एक बार फाइनली चलते चलते फिर बोल दें, अनंत पे दूर बिंदु होता तो आंख सही होता, लेकिन आंख सही नहीं है क्योंकि दूर बिंदु अनंत पे नहीं है, नेत्र के निकट आ गया, निकट दृष्टि दोष। एक यहां से नाम लो, एक यहां से नाम उठाओ, रेटिना पे बनता तो आंख सही होता, लेकिन रेटिना पे नहीं बना और निकट और पहले ही बन गया, निकट दृष्टि दोष। ठीक, और दूर करने के उपाय के नाम पे कौन सा लेंस, अवतल लेंस। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक, अब आप आगे देखना बेटा, हमने जो बोला खाली सुन लेने से काम नहीं चलेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा, तो लिखने के नाम पे आप आगे देखना बेटा। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट के वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है, परंतु दूर की वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। वही बात, दूर बिंदु यहां आ गया तो इसके इधर जो भी वस्तु होंगी उसको धुंधली दिखाई पड़ेंगे, नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक, और यहां से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच की दिखाई पड़ेंगे, स्पष्ट देखेगा। तो वही चीज आपका यहाँ पे, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट के वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है, परंतु दूर की वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के कुछ निकट आ जाता है, तथा प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर ना बनकर, ठीक है, और रेटिना से कुछ पहले, मतलब आप जानते हो ना, रेटिना पे ना बनकर रेटिना से कुछ पहले, मतलब निकट ही आप देखो बनने लगता है, अतः इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, इस दोष को दूर करने हेतु दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में, फिर हमने डॉट 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 लगाया। अब आप बताओ क्या लिखोगे कमेंट सेक्शन में जाके, कौन सा लेंस लगाना चाहिए? ठीक, कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर बेटा। ठीक, फिलहाल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप देखना, अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक, हम चाहेंगे बेटा अपनी कॉपी में डायग्राम जरूर बनाना बेटा, ये डायग्राम जरूर बनाना, आपके लिए बहुत काम आएगा बेटा। अच्छा, डायग्राम में समझना, हम चाहते तो अलग अलग छितला के डायग्राम, एक इधर एक उधर एक नीचे बना सकते थे, लेकिन नहीं, एक सिधाई में नीचे आंख,
लाइन, ये तीनों बिल्कुल एक सीध में। कंपेरेटिव स्टडी, ठीक। अपनी कॉपी में डायग्राम बनाओ, ये लिखो, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक। अब आगे देखना बेटा, अगला देखो, दूरदृष्टि दोष। हमको सुनना कुछ देर। दूरदृष्टि दोष, ठीक। हाइपरमेट्रोपिया, ये क्या होता है? नाम से लग रहा है कि दूरदृष्टि दोष, दूर की दृष्टि में दोष है, दूर देखने में दिक्कत है, जबकि ऐसा नहीं है। दूर का स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, नजदीक का देखने में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है, अखबार पढ़ने में दिक्कत है, आपकी कॉपी किताब पढ़ने में दिक्कत है। और दोष कौन सा? दूरदृष्टि दोष। क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, जो हम बताने जा रहे हैं वो है, उस आधार पर नामकरण किया गया, जैसे इसके पहले आपने देखा था। जानते हो क्या? ध्यान से सुनना, हमको सुनना बेटा। आप जानते हो, हमने आपको पढ़ा है, एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर, ठीक। 25 पर कोई वस्तु है, या 26, 27, 28 पर भी है तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। लेकिन 25 से कम अगर होगा, 20 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 17 होगा, 10, 12 होगा, तो अगर आप पढ़ोगे तो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, नेत्र में विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य आपका, इस व्यक्ति की आंख में जानते हो क्या खराबी है? कि जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर पे नहीं है, जो एक स्वस्थ नेत्र के लिए होना चाहिए, वो निकट बिंदु 25 से और दूर खिसक गया है। तो इस प्रकार के दोष को आप क्या बोलते हो? दूरदृष्टि दोष। एक तो यहां से नाम हो गया। अच्छा, दूसरी खास बात सुनो, रेटिना पे जो इमेज है, वो इमेज कहाँ बनना है? आप जानते हो, इमेज बिल्कुल ठीक रेटिना पे बनना चाहिए। अगर ये दोष उत्पन्न हो गया तो इमेज आपका रेटिना पे नहीं बनेगा, बल्कि रेटिना से और दूर बनेगा, रेटिना के बाहर बनेगा, आप यूं कह सकते हो आपका, ठीक। बहुत ध्यान से देखना बेटा, आपको समझाएं। यहाँ पे ये व्यक्ति स्वस्थ नेत्र, कैपिटल डी बराबर मान लो 25 सेंटीमीटर, ठीक। बहुत अच्छा, इसके पहले जरा हम आपसे बात करें, ये आपका स्वस्थ नेत्र, ये दोष युक्त नेत्र, और ये उपाय, ये आपने उपाय अपनाया, ठीक। अच्छा, उसी प्रकार यहां पे आओ, आप देखना बेटा, यहां पे आओ, ये आपका यहाँ पे स्वस्थ नेत्र। तो आप पूछोगे स्वस्थ नेत्र तो इसमें क्या खास बात होगी? हम दिखाएं क्या है। अगर स्वस्थ नेत्र है, आप देखना बेटा, तो यहाँ पे ये लो, यहां से किरणें गई, नेत्र पर पड़ी। आपको फिर याद दिलाएं, ये कितना 25 सेंटीमीटर लिखा है साफ साफ, इसको हम किससे लिखते हैं? कैपिटल डी से। अच्छा, उसके बाद ये लो, ऐसे, मतलब 25 सेंटीमीटर वस्तु रखी थी, नेत्रलेंस से पड़ी, रेटिना पे फोकस हुई, ऐसे यहाँ पे आओ, 25 सेंटीमीटर पे वस्तु थी, नेत्रलेंस पे पड़ी, ये लो, स्वस्थ नेत्र है। अब नेत्र में विकार उत्पन्न हो गया, तो विकार का परिणाम क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखा था, दूरबिंदु अनंत पे होना चाहिए था, अनंत पे नहीं, नजदीक आ गया। अब यहाँ पे आओ, नेत्र में विकार उत्पन्न हो गया, परिणाम क्या है? ये निकट बिंदु है बेटा, हम लिख दें यहाँ पे निकट बिंदु, स्वस्थ नेत्र है, निकट बिंदु कहाँ? 25 पे होना चाहिए था, 25 पे है, रेटिना पे इमेज बन रहा है। मान लो नेत्र में विकार उत्पन्न हो गया, और विकार ये उत्पन्न हुआ कि निकट बिंदु यहां से कि अपने आपके नेत्र से जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, बल्कि और दूर हो गया, यहां आ गया निकट बिंदु, ठीक। इसलिए इस दोष का नाम क्या पड़ा? दूरदृष्टि दोष। एक तो यहां से नाम। अच्छा, दूसरा, जब ऐसा हुआ तो हुआ क्या? अब जो इमेज रेटिना पे बनना चाहिए था, अब रेटिना पे नहीं बन रहा है, और दूर बन रहा है। देखो, ये लो, यहां से ये यहां पे आओ,
ये ठीक, मतलब रेटिना पे बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा चमकीला सा प्रतिबिंब बनना चाहिए था। परिणाम क्या हुआ, फोकस हो रहा है बाहर, तो बाहर तो निकलेगी नहीं। तो रेटिना पे जानते हो क्या मिलेगा, जो छोटा सा नन्हा सा चमकीला सा प्रतिबिंब मिलना चाहिए उसकी जगह पे यहाँ मिलेगा धब्बा। सामने जो कुछ भी होगा अस्पष्ट दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा, पढ़ने में दिक्कत होगी। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक, अब क्या उपाय किया जाए? कोई ऐसा लेंस उसको दो जो प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से और दूर ना भेजे, क्योंकि दूर भेजेगा तो और दूर जाके आपका सेंट्रलाइज होगा। प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ मोड़े, और मोड़ने के लिए कौन सा लेंस चाहिए बेटा? उत्तल लेंस। उसके चश्मे में उत्तल लेंस फिट कराओ। चलो मंगाते हैं उत्तल लेंस, इंपोर्ट कर रहे हैं उत्तल लेंस। चलो पसंद करो उसमें उत्तल लेंस कौन सा है, यही तो। उत्तल लेंस लगाया उसके चश्मे में, लग गया। अच्छा उसके बाद चलो आप देखना, भाई मनुष्य वही है तो उसकी आंख भी वही है, तो निकट बिंदु 25 पे नहीं है जितने पे है बिना चश्मा लगाए। चश्मा लगाने के बाद भी आपका निकट बिंदु आपका उतने दूर दिखाया जाएगा। आप देखो इसलिए स्केल लगा लिए, अब यहाँ निकट बिंदु ये ठीक। अब होगा क्या, देखो यहां से प्रकाश किरणें निकली, लेंस पर गए, ठीक। यहां से प्रकाश किरणें निकली, लेंस पर गए, हो गया। अब लेंस अपना कमाल दिखाएगा, उन प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ क्या करेगा, मोड़ेगा। तो प्रकाश किरणों को इसने क्या किया, मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ा। आप देखो, ठीक, ना मोड़ता तो किरणें तो उधर जा रही थी। अच्छा उसी प्रकार ये भी नीचे वाला पोर्शन, ये भी क्या करेगा, प्रकाश किरणों को मोड़ेगा। गई, ठीक। अब उसके बाद काम तो कर ही रहा है ये, अब ये अपना करेगा काम। अब जब ज्यादा मुड़ के आएंगी तो प्रकाश किरणों को अब जानते हो क्या करेगा, अब बाहर नहीं बिल्कुल रेटिना पे फोकस कर देगा ये, यहाँ पे प्रकाश किरणों को। आप ध्यान से देखना, भाई ये भी तो कॉन्वेक्स है, ठीक। आप देखो इसने भी मोड़ा है कुछ, ध्यान से देखो यहाँ पे ये है ना, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा बेटा। ऐसे इसने यहाँ पे यहाँ पे, अब ये इमेज जो बाहर बन रहा था यहाँ बन गया। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, तो इस दोष को आप क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। फिर एक बार समझाएं, दूर क्यों, निकट बिंदु 25 पे होना चाहिए था, 25 पे अगर है तो आंख बिल्कुल सही है, स्वस्थ नेत्र, ठीक। लेकिन मान लो उम्र बढ़ने के साथ या किन्हीं कारणों से निकट बिंदु 25 पे नहीं और दूर हो गया, तो दोष उत्पन्न होगा, क्या बोलोगे, दूरदृष्टि दोष। और जिसका परिणाम क्या होगा कि इमेज रेटिना पे बनना चाहिए था, जहां बनना चाहिए था वहां नहीं बन रहा और दूर बन रहा है, कौन सा दोष, दूरदृष्टि दोष। नजदीक बने, पास बने, प्रकाश किरणों को अब मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ना पड़ेगा, आपने कौन सा लेंस लगाया, उत्तल लेंस लगाया,
ठीक। तो आप जानते हो ये स्वस्थ नेत्र हो गया बेटा। ये आपका यहाँ पे क्या दोष, और ये आपने क्या देखा उपाय। ठीक, बोलो समझ पाए कि नहीं। ठीक, अब जो हमने समझाया वही लैंग्वेज में बेटा इसमें आप सुनो। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है, परंतु नजदीक की वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं, पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु कैपिटल डी बराबर 25 सेंटीमीटर पर नहीं रह पाता है, बल्कि ठीक है कुछ दूर मतलब 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। ठीक, ऐसी दशा में प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर ना बनकर कुछ और दूर मतलब रेटिना के पीछे बनता है। इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। आगे चलो, इस दोष को दूर करने हेतु दोष तो पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में, अब आप बताओ कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा। दिख रहा होगा ये चश्मे में लगा है लेंस बेटा, फ्रेम है बढ़िया सा, फ्रेम के खांचे में लेंस फिट है। ठीक है, आपने लगाया दिखाई पड़ने लगा। फिर आप पूछोगे डॉक्टर का कौन सा रोल, डॉक्टर का रोल यही है कि डॉक्टर डिसाइड करता है कितनी फोकस दूरी का लगाना है, चेक करता है। कहते ना अपनी आंख चेक कराओ, तो अगर आंख चेक कराओ का मतलब क्या हुआ, कितनी फोकस दूरी का चाहिए वो डिसाइड करता है। बार बार एक चश्मा लगाए साफ दिखा कि नहीं दिखा, फिर लगाया साफ दिखा कि नहीं दिखा, फिर निकाला अच्छा पहले साफ दिखा था कि अब साफ दिखा। जब आप कहते हो बिल्कुल साफ दिखा तब कहता अच्छा यही वाला लगेगा। बोलो समझ पाए कि नहीं। ठीक है, ये काम होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सा लेंस लगेगा। ठीक, तो अगर आपसे पूछे इस दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग करोगे, तो आप देखो अपने चश्मे में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। बोलो समझ पाए कि नहीं। ठीक, हम चाहेंगे बेटा आप स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में इसको लिखना जरूर। ठीक है, और जानते हो आप स्क्रीनशॉट लो अपनी कॉपी में लिखो। अब इसी के बाद अभी हमको दो दोष और पढ़ाना, न्यूमेरिकल भी लगवाना है, लेकिन उसके पहले हम जरा से प्रैक्टिकल टेबल पे चलेंगे और प्रैक्टिकल टेबल पे कुछ करके दिखाएंगे। जो करके दिखाएंगे हो सकता है आपके लिए आपका जो हमने समझाया उसमें आपको मदद करेगा। प्रैक्टिकल टेबल पे चलते हैं बेटा, इसके बाद आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद प्रैक्टिकल टेबल पे मिलते हैं और प्रैक्टिकल टेबल पे समझाने के बाद फिर हम वापस लौट के आएंगे अपने स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो, प्रैक्टिकल टेबल पे चलना है, तैयारी कर रहा है बेटा। देखो हमारा आपका नेत्र किस प्रकार वर्क करता है, नेत्र लेंस किस प्रकार से अपनी फोकस दूरी को चेंज करती है, किस प्रकार से नेत्र में क्या विकार उत्पन्न हो सकता है, इसको समझाने के लिए अपने स्टूडियो को लाइट को हम थोड़ा सा ऑफ करते हैं, फिर आगे समझाते हैं। ये हमारा आपका आई बॉल है जो लगभग गोलाकार है। ठीक, अच्छा इसी के यहाँ पे आगे की तरफ यहाँ पे लेंस लगा होता है, ये ऐसे। ठीक, ये वो लेंस है जब आप पैदा हुए थे आपके नेत्र में ऊपर वाले ने लगा के फिट करके भेजा था, और जब तक आप जीवित रहोगे तब तक ये लेंस ऐसे ही रहेगा। अरे जानते हो इस लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। कभी आपने सोचा कि कौन सा ऐसा लेंस है कि हम दूर की वस्तु को भी देख पाते हैं, नजदीक की वस्तु को भी हम देख पाते हैं? तो जानते हो कैसे संभव है? जब आप दूर की वस्तुओं को देखते हो तो नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों से जकड़ा होता है वो मांसपेशियां बिल्कुल ढीली ढाली होती हैं। ऐसी दशा में ये जो नेत्र लेंस है एकदम पतला होता है। जैसे आपको समझाने के लिए आपको बताएं, ये हमने आपका कार्ड मंगाया दो, आप देखना। ठीक, ये बिल्कुल ढीली ढाली है एकदम। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में एकदम पतला है, और जब ये पतला है तो इसकी वक्रता क्या कम है, और जब वक्रता मतलब क्या टेढ़ापन, और जब वक्रता कम है तो वक्रता त्रिज्या ज़्यादा है। अगर वक्रता त्रिज्या ज़्यादा है तो फोकस दूरी ज़्यादा होगी, हम दूर की वस्तु को देख पाते हैं। और जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आती जाती है इसके चारों ओर की मांसपेशियां सिकुड़ती जाती हैं, और जब मांसपेशियां सिकुड़ेंगी, थोड़ा सिकुड़ी देखो फूल गया, थोड़ा और सिकुड़ी और फूल गया, और सिकुड़ी और फूल गया। तो जानते हो जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आती जाती है नेत्र लेंस के चारों ओर की मांसपेशियां सिकुड़ती जाती हैं, और सिकुड़ के उस पर प्रेशर लगा के और उसको लगातार क्या फुलाती जाती हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे। ठीक, और जब ये फूलती जाएगी तो इसकी वक्रता बढ़ती जाएगी, और वक्रता बढ़ेगी तो वक्रता त्रिज्या घटती जाएगी, जिससे कि फोकस दूरी घटती जाएगी और नज़दीक की वस्तु को भी हम देख पाते हैं। ठीक, तो ये ऐसा नेत्र लेंस है कि आवश्यकता अनुसार खुद अपने आप को क्या एडजस्ट कर लेता है। इसी को हम बोलते हैं समंजन क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक, अच्छा होता क्या चीज़ है, जैसे लेंस यहाँ पे है, ठीक, मान लो कोई विकार नहीं है, ठीक, और सामने सामने इस पर लाइट डाल दिया, आप देखना ऐसे। ठीक, तो सामने सामने लाइट डाला, आप जानते हो जो भी प्रकाश किरण इसको ऊपर पड़ी, आप देखो पीछे का पोर्शन यही रेटिना कहलाता है, यहीं पे इमेज बनता है। ठीक, तो आप जानते हो सारी प्रकाश किरणें रेटिना पे फोकस हुई, और जब रेटिना पे फोकस हुई तो यहीं से सेंस आपका कहाँ पे मस्तिष्क को संकेत गया और हम समझ जाते सामने कौन है। ठीक, अच्छा मान लो अगर नेत्र में कोई विकार उत्पन्न हो गया, विकार का मतलब क्या है, जो आपका रेटिना है वही मान लो पिचक गया या मान लो फूल गया, जैसे आपको समझाएं यहाँ पे, आप देखना ये मान लो आपका इसकी जगह पे इसको हम हटाते हैं, ये आपका थोड़ा सा कंपेयर करना दोनों को, आप देखना ये आपका रेटिना पूरी तरह गोल है, यहाँ पे आप देखो ये आपका यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक प्रकार से क्या पिचक गया। ठीक,
तो अगर पिचक गया तो ऐसी कंडीशन में अगर आप यहाँ पे इसको रखते हो ऐसे, ठीक, तो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो फोकस यहाँ पे नहीं हो रहा है, बल्कि आप जानते हो पीछे फोकस हो रहा है। तो अगर पीछे के साइड में फोकस हो रहा है तो आप जानते हो निश्चित रूप से आपको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको धुंधला दिखाई पड़ेगा, रेटिना पे धब्बा सा दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो कैसे स्पष्ट आप देख पाओ, तो आप जानते हो, अब आप जानते हो रेटिना के पिचकने के कारण जो इमेज आपका पीछे की तरफ बन रहा है, मतलब रेटिना से दूर बन रहा है, ठीक है, इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। पहले तो आप ये समझना, ठीक। अब कैसे इसको दूर किया जाए, तो आप जानते हो इमेज हमारा पीछे ना बने बल्कि और आगे बने, और आगे बनने के लिए फिर हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक हमको यहाँ पे उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। उत्तल लेंस अपसारी प्रकृति का होता है, आप जानते हो प्रकाश किरणों को और थोड़ा नजदीक फोकस करेगा, और इस प्रकार से फोकस दूरी का उत्तल लेंस यहाँ पे सेट करेंगे कि जो इमेज आपका रेटिना के पीछे बन रहा है, रेटिना से दूर बन रहा है, दूरदृष्टि दोष है, उसको दूर करने के लिए हम यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगाएंगे, और उत्तल लेंस उसी इमेज को ठीक रेटिना पे बना देगा, जिससे कि नेत्र में जो विकार हम नहीं देख पा रहे हैं, स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, वो उसको क्या करेगा, दूर कर देगा, हमको स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका यहाँ पे है ना पूर्णता गोल नहीं है, ये मान लो आपका थोड़ा पीछे हट गया, मतलब यहाँ पे देखना इस प्रकार से जैसे आपको समझाएं, ये देखो ऐसे आप मिलाओ, ये देखो एकदम गोल यहाँ पे होता ना, लेकिन रेटिना पीछे हट गई, और रेटिना जब पीछे हट गई, अब अगर आप यहाँ पे लेंस लगाते हो, आप देखो, ठीक, तो आप जानते हो रेटिना अगर गोल होती यहीं से तो गुजरती, तो ऐसी कंडीशन में हमको स्पष्ट दिखाई पड़ता, लेकिन मान लो नेत्र में विकार उत्पन्न हो गया, ठीक, इस प्रकार से पिचक गया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, या आप कह लो रेटिना इस प्रकार से क्या फूल गया, अब मतलब पूरा पूरा आईबाल इस प्रकार से क्या इस प्रकार से फूल गया, रेटिना पीछे चली गई, और जब पीछे चली गई यानी कि आप जानते हो अब जो इमेज बन रहा है रेटिना से और पहले ही बन जा रहा है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, ठीक। आप जानते हो नहीं क्या रेटिना पे नहीं बन रहा है बल्कि नेत्र लेंस के निकट बन जा रहा है, इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। और आप जानते हो यही किरणें जब आगे जाएंगी, यहाँ पे जाएंगी, तो रेटिना पे धब्बा दिखाई पड़ेगा, सामने जो कोई भी होगा आपको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा। अब इसको कैसे दूर किया जाए, तो इसको दूर करने के लिए आप जानते हो जो इमेज यहाँ बन रहा है यहाँ ना बने बल्कि और दूर बने, और ये तब होगा जब यहाँ पे कोई अपसारी लेंस लगाएं, मतलब कि कानकेव लेंस लगाएं। तो यहाँ पे क्या करें, कानकेव लेंस लगाएंगे, और कानकेव लेंस लगा के इस इमेज को और पीछे करेंगे, और ऐसी फोकस दूरी का सेट करेंगे कि जो इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है यहाँ के बजाय रेटिना पे फॉर्म हो, रेटिना पे बने, जिससे कि वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई पड़ सके, ठीक। तो इस प्रकार से आपने देखा, देखो निकट दृष्टि दोष कब कहते हैं, जब प्रतिबिंब रेटिना पर न बने बल्कि रेटिना के और पहले ही बन जाए, मतलब नेत्र लेंस के निकट बन जाए, रेटिना पे न बने, बल्कि आप यूं कह सकते हो आप रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में कहीं बने, तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए आप जानते हो इमेज को और पीछे हटाना पड़ेगा, और इसके लिए हमको यहाँ पे क्या कानकेव लेंस लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, वहीं पे अगर मान लो आपका यहाँ पे ये पिचक गया इस प्रकार से, ये स्थिति आ गई ऐसे, ठीक, कि आप जानते हो लेंस हमने यहाँ पे रखा, ठीक, रेटिना के बजाय आपका रेटिना से बाहर बन रहा है, ठीक। तो आप जानते हो एक प्रकार से क्या हुआ, जहां बनना चाहिए वहां से दूर बन रहा है, अतः इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए जो इमेज आपका दूर बन रहा है, रेटिना से दूर बन रहा है, ठीक है, उसको नजदीक लाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, यानी उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा, जिससे कि इमेज आपका और दूर ना आपका बने बल्कि अपसारी होके और आपका रेटिना पर ही बने। तो इस प्रकार से आपने देखा निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। अब चलते हैं फिर आगे। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और आपने देखा बेटा प्रैक्टिकल के माध्यम से हमने आपको दिखाया, नेत्र लेंस दिखाया, प्रकाश किरणों को डाला, एक बार आपने देखा प्रकाश किरणें रेटिना पे फोकस हुई, एक बार आपने देखा वहां पे आपने प्रकाश किरणें थी रेटिना से क्या पीछे, मतलब वहां पे क्या दूर फोकस हुई, नजदीक फोकस हुई, ठीक है, आगे लेंस रख के आपने देखा, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जो आपने यहाँ पे देखा बेटा, ठीक है, उसी को प्रैक्टिकल करके हमने दिखाने की कोशिश करी। कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में आप लिखना बेटा, इसमें थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा कि हमने मेहनत करी, एक्स्ट्रा टाइम भी प्रैक्टिकल के नाम पे आपके ऊपर खर्च किया, ठीक है। आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। देखो ना, एग्जाम आप दो, रिजल्ट ना निकले, एक अजीब सी बेचैनी होती है कि पता नहीं सही है कि गलत है, क्या नंबर आएगा, क्या होगा। तो नंबर तो आप हमको नहीं दोगे, लेकिन इतना जरूर है कि हमने जो मेहनत करी, जो टाइम इन्वेस्ट किया, वो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, खाली ये जानना चाहते हैं बेटा, ठीक है। कि अगर हेल्पफुल रहा तो आगे की भी आपको चैप्टर में जहां तक हो सके प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया करें, ठीक। हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपको 4 प्रकार का दोष आपने देखा था, जिसमें 2 प्रकार का दोष आप पढ़ चुके बेटा, इसमें निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। अब हम आगे चलते हैं, अगला दोष बेटा इसके बाद नेक्स्ट आप देखो, जरा दृष्टि दोष, ठीक, प्रेसबायोपिया। आप पूछोगे ये क्या होता है, जानते हो बेटा, उम्र के बढ़ने के साथ साथ अक्सर कुछ लोगों की आंखों में इस प्रकार की खराबी पैदा होती है कि बेचारे वो पढ़ भी नहीं पाते हैं स्पष्ट 25 सेंटीमीटर पे रख के, ठीक है, और दूर की भी नहीं देख पाते, गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है।
मतलब आप यूं कह सकते हो, आप यूं कह सकते हो उनके नेत्र में क्या निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष होता है। तो अगर दोनों दोष एक साथ आपका उत्पन्न हो जाए तो उस प्रकार के दोष को आप क्या कहते हो, जरा दृष्टि दोष। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, आप सुनो। उम्र के बढ़ने के साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता मतलब वही नेत्र लेंस के चारों ओर के मांसपेशियों की सिकुड़ने की क्षमता, ठीक है। जिस रेशियो में फोकस, देखो सिकुड़ती तो है, ऐसा नहीं कि नहीं सिकुड़ती हैं, लेकिन कितनी फोकस दूरी के लिए कितना सिकुड़ना चाहिए, ये आपका जो आपका अनुपाती का जो सिंबल होता है वो आपका डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। जितनी फोकस दूरी चाहिए, मान लो ज्यादा सिकुड़ गई, फोकस दूरी बदल गई, जितना चाहिए उतना नहीं है, कुछ आपका चेंज करके है, वही चीज आपका यहाँ पे। तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु डी बराबर 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। मतलब कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक हो गया। अच्छा, एवं दूर बिंदु अनंत से हटकर नेत्र के कुछ नजदीक आ जाता है। मतलब कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक। आप आगे चलो। इस प्रकार व्यक्तियों में निकट व दूर दोनों प्रकार के दोष एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में बाईफोकल लेंस यानी द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग करना चाहिए। आपको समझाया बेटा, आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, बाईफोकल लेंसों का उपयोग हो गया। ज्यादा नहीं, 20-25-30 साल पहले अगर आप चलोगे तो उसमें बाईफोकल लेंस आपका प्रचलन में उपका उतना नहीं था। और जिसको बीमारी होती थी वो बेचारे जानते हो दो दो चश्मा रखते थे। एक चश्मा कौन सा, गाड़ी चलाने वाला, साइकिल चलाने वाला। एक चश्मा कौन सा, पढ़ने वाला। पढ़ना हुआ तो पढ़ने वाला चश्मा लगाया, गाड़ी चलाने वाला जेब में, पॉकेट में। पढ़ चुके, गाड़ी चलाना है तो पढ़ने वाला चश्मा पॉकेट में आ गया, गाड़ी चलाने वाला चश्मा लगाया, उसको फिर आपका वहां पे गाड़ी चलाना शुरू किया, ठीक। लेकिन थोड़ा असुविधा उसमें होती थी, तो आजकल तो आपका वर्तमान में बाइफोकल लेंसों का इस्तेमाल करते हैं। एक ही लेंस में, जानते हो, दोनों लेंस आपके लगे होते हैं एक ही ग्लास में, ठीक। आप पूछोगे कैसे लगे होते हैं, जैसे आपको समझाया बेटा, आप देखना। जानते हो, बाइफोकल लेंस के निचले भाग में अर्धचंद्राकार उत्तल लेंस तथा शेष भाग अवतल लेंस की प्रकृति का होता है। बाइफोकल लेंस जनरली आपका इस डिजाइन का होता है ये, ठीक। आपको समझाया बेटा। और जानते हो यहाँ पे अर्धचंद्राकार भाग के रूप में यहाँ पे उत्तल लेंस लगा होता है जो कि पढ़ने के काम आता है, ठीक है। आप आगे चलो, या नजदीक देखने के काम आता है बेटा, ठीक। अच्छा, उसके बाद चलो, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये यहाँ पे अवतल लेंस लगा होता है जो कि गाड़ी उड़ी चलाने के लिए दूर देखने के काम आता है। जैसे आपको समझाएं, हमारे चश्मे में भी आपका, अब इतनी नजदीक से तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा सामने, आप देखना बेटा, यहाँ पे इतना अर्धचंद्राकार भाग ये जानते हो पढ़ने के लिए इसमें क्या उत्तल लेंस लगा है, और ऊपर का भाग ये जो खाली पोर्शन है आप देख रहे हो यहाँ पे अवतल लगा है, गाड़ी चलाने के लिए है बेटा, ठीक। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक। अच्छा, होता क्या है फिर आप कहोगे कि पढ़ने वाला नीचे क्यों किया, ऊपर क्यों नहीं किया, गाड़ी चलाने वाला ऊपर क्यों किया, नीचे क्यों नहीं किया। तो एक बात बताओ, जब आप गाड़ी चलाओगे तो क्या निगाह नीचे करके चलाओगे गाड़ी, निगाह सामने करके चलाओगे ना। इसलिए गाड़ी चलाने वाला बदल दूर देखने वाला, ये ऊपर अवतल। अच्छा, जब पढ़ाई करनी होगी तो पढ़ने के लिए सामने ऐसे रख के निगाह नीचे करके पढ़ोगे ना, ऐसे करके तो पढ़ोगे नहीं आप यहाँ पे। तो इसीलिए पढ़ने वाला आइटम यहाँ पे निगाह नीचे करके अर्धचंद्राकार भाग में, ठीक। और दूर देखने वाला आइटम ऊपर, ठीक। और इसी प्रकार आप जानते हो एक ही ग्लास में दो दो लेंस लगा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाईफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस जो भी कह लो, ठीक है। तो आप आगे देखना बेटा, इसमें बाईफोकल लेंस के निचले भाग में अर्धचंद्राकार उत्तल लेंस और शेष भाग में अवतल लेंस की प्रकृति का होता है। बाईफोकल लेंस की विशेषता लिखी जा रही है, ठीक। अच्छा, आप आगे चलो बेटा। इसके बाद निचले अर्धचंद्राकार उत्तल लेंस का उपयोग पढ़ने लिखने हेतु तथा शेष अवतल भाग का उपयोग दूर देखने जैसे गाड़ी चलाने इत्यादि में वो व्यक्ति करेगा। बोलो समझ पाए कि नहीं। छोटा सा एक डायग्राम भी हो गया बेटा, हम चाहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो बेटा। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब आगे देखना, ध्यान से देखना बेटा। अबिंदुकता ये क्या होती है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। पहले तो आप सब कुछ डिस्कशन करें। यहाँ पे सामने आप यहाँ पे देख रहे हो एक डायग्राम बना हुआ है, जालीदार एक अरेंजमेंट आपका बना हुआ है, ठीक। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझते होगे। हॉरिजॉन्टल में कौन सा कलर है, दिख रहा है कि नहीं, ये लोग है पीले रंग का, और वर्टिकल किस कलर का है, रेड कलर का, आपको दिख रहा होगा। अच्छा, जानते हो कुछ लोगों के आंखों में खराबी होती है। खराबी इस बात की, देखो हकीकत सच्चाई है कि डायग्राम ये बना है। कुछ लोगों को आंखों में जो खराबी होती है, अगर इस प्रकार का दोष होता है तो यही चीज उनको या तो ऐसा दिखता है और या ऐसा दिखता है। आप पूछोगे तीनों एक ही तरह तो है, अगर तीनों एक ही तरह तो आपकी आंख खराब है। तीनों एक ही तरह नहीं है, देखो ध्यान से। आप यहाँ पे देख रहे हो जो येलो कलर की लाइन है वो स्पष्ट दिख रही है, और रेड वाली आपकी स्पष्ट नहीं दिख रही, अस्पष्ट दिख रही है, ठीक। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे
यहाँ पे जो आपका है ना रेड वाली लाइन है वो स्पष्ट दिख रही है, और येलो वाली आपकी यहाँ पे क्या स्पष्ट नहीं दिख रही है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि आपके नेत्र के कौन लाइन नजदीक रखी कौन दूर रखी है, मतलब येलो वाली नजदीक है रेड वाली दूर है, कि रेड वाली नजदीक है येलो वाली दूर है, तो आपको दोनों तो बराबर दूरी पे है। तो जब दोनों लाइनें बराबर दूरी पे हैं तो दोनों बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए, इस प्रकार से दिखना चाहिए। इस प्रकार से अगर दिख रहा है तो ठीक है, ये आपका दोष नहीं है आपके दोस्त में आंख में। लेकिन अगर इस प्रकार का नहीं दिख रहा है, इस प्रकार का दिख रहा है, इस प्रकार का दिख रहा है, मतलब आप जानते हैं यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल स्पष्ट दिख रहा है, वर्टिकल स्पष्ट नहीं दिख रहा है, या फिर यहाँ पे आप देख रहे हो वर्टिकल स्पष्ट दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि आपके नेत्र में इस प्रकार का दोष है। एक जानकारी आपको हमने फिलहाल बनाया नहीं है। जनरली होता क्या, जो अस्पष्ट दिखता है अस्पष्ट भी दिखता है, हल्का सा वक्री भी हो जाता है। वक्री मतलब क्या, जैसे बिल्कुल सीधा नहीं, हल्का सा ऐसे टेढ़ा भी, ऐसे ऐसे, ये इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य, आप सुनो बेटा, इसको हटाते हैं, आप यहाँ पे आओ। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या होता है, अगर आप जानते हो ये क्लियर है बेटा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब बिल्कुल बराबर दूरी पे है आपके नेत्र से, और दोनों साफ साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, दोनों बराबर चमकदार दिखाई दे रहा है, तो आप जानते हो इस प्रकार का दोष आपके नेत्र में नहीं है। अगर इस प्रकार का दिखाई पड़ा, मतलब हॉरिजॉन्टल स्पष्ट दिख रहा है, वर्टिकल स्पष्ट नहीं दिख रहा है, और हल्का सा वक्रीय हो जा रहा है, चाहे इधर चाहे इधर, ठीक, या फिर आपका यहाँ पे आओ, वर्टिकल स्पष्ट दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला हल्का सा वक्रीय हो जा रहा है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो अगर इस प्रकार का अगर ऐसा हो रहा है तो आपके नेत्र में आपका इस प्रकार का दोष है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। बोलो समझ पाए कि नहीं, जिसको आप क्या बोलते हो, अबिंदुकता। ठीक, तो अच्छा, इसको दूर करने के लिए जानते हो, तब एक खास प्रकार का लेंस आपको चाहिए। तब आपको गोली लेंस नहीं चाहिए, पैराबोलिक आपको वहां पे लेंस चाहिए, बेलनाकार आपको चाहिए, सिलेंड्रिकल शेप में चाहिए लेंस आपको। और इस प्रकार का दोष होने पर डॉक्टर आपको प्रेफर करता है चेक करने के बाद सिलेंड्रिकल लेंस लगवाना। आपके जान पहचान में किसी को अगर दिक्कत हुई होगी, आप देखना उसके चश्मे में सिलेंड्रिकल लेंस लगा होगा। ठीक, बेलनाकार। बेलनाकार लेंस किस प्रकार का होता है, जैसे ये सामने बना हुआ है, आप पूछोगे कैसे लेंस हो गया, जैसे एक बेलन है, ठोस भरतू बेलन कांच का बना, और एक साइड से हमने काट के स्लाइस निकाल ली, आप बोलो यही तो दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। बढ़े आगे, जब वर्टिकल अगर आपका गोली हो रहा है तो खड़ा खड़ा लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल अगर आपका यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है होगा तो इसी को बेड़ा करके लगा देंगे वहां पे। ठीक, उसके चश्मे फिट कराएंगे। बहरहाल आप आगे देखना बेटा, सुनो, इस प्रकार के रोग से पीड़ित व्यक्ति के रेटिना पर समान दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं चाहे रेखाएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कार्निया की आकृति पूर्णतः गोली नहीं होती है, अर्थात कार्निया की वक्रता त्रिज्या क्षैतिज तल की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर तल में अधिक, या इसका उल्टा, अथवा इसका उल्टा भी हो सकता है। यह दोष प्रायः निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष के साथ पाया जाता है। मतलब आप यूं कह सकते हो, अगर ये दोष नेत्र में है तो इसका मतलब कि साथ में निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में से भी कोई ना कोई दोष साथ में है, तभी ये दोष साथ में है। मतलब ऐसा नहीं होगा निकट दृष्टि दोष नहीं है बिल्कुल आंख सही है, दूर दृष्टि दोष नहीं है बिल्कुल आंख सही है, ये दोष हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ये दोष है तो इसके साथ साथ निकट दृष्टि दोष भी होगा, या अगर नहीं है तो अगर ये दोष है तो इसके साथ साथ दूर दृष्टि दोष भी होगा। बोलो समझ पाए कि नहीं। ठीक, आप आगे चलो बेटा। इसमें इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में बेलनाकार लेंस सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग करना चाहिए, ये आपने देखा बेटा। ठीक, अब इसी के आगे जितना आपने पढ़ाई करी, एक बार अपनी बुक को खोल के देखना बेटा, आप उस हेडिंग को देखना अपनी बुक में जो आपकी किताब में दिया, हमने पढ़ाया ना हो। आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर हमारी बुक में फला हेडिंग दिया था आपने नहीं पढ़ाया, आप लिखना, हमको भी इंतजार रहेगा इस बात का। ठीक, जितना हमने पढ़ा इसी पे कुछ न्यूमेरिकल हम आपको लगवाने जा रहे हैं। आप बोलोगे फार्मूला तो है ही नहीं, न्यूमेरिकल आप क्या लगवाओगे, तो आपको समझाएं इसमें अलग से कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ और सिर्फ वही पुराना फार्मूला लेंस वाला 1/v - 1/u बराबर 1/m, पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल उसी पे लगेंगे। ठीक, कैसे लगेंगे आप देखना बेटा, सुनो सामने देखना एक क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, अब ध्यान से सुनना बेटा, एक व्यक्ति है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है मतलब समझे क्या हुआ, उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पे नहीं है, 25 सेंटीमीटर से दूर हो गया है, नजदीक का नहीं दिख रहा है साफ साफ। बात समझ पाए कि नहीं। ठीक, आप आगे चलो बेटा। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर मतलब कितना 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, मतलब 50 तक देख पाएगा, 50 से कम होगा, 49 होगा, 48 होगा, 45 होगा, 40 होगा, नहीं देख पाएगा। जबकि आंख सही होती तो 25 तक देख पाता। बात समझ पाए कि नहीं। ठीक, तो आप आगे चलो बेटा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है।
आप आगे चलो। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति का व कितने फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करना चाहिए? जबकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी? 25 सेंटीमीटर है। मतलब 0.25 मीटर का मतलब क्या हुआ? 25 सेंटीमीटर। ठीक, चलो मीटर में दिया, मीटर में चलो सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है। आप आगे चलो बेटा। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप आगे चलो बेटा इसमें। तो u बराबर -0.25 मीटर, मतलब समझे, आंख अगर उसकी सही होती तो कॉपी किताब को 25 सेंटीमीटर दूर रख के तब वो पढ़ता। चश्मा लगाने के बाद वो वही ऐसा करना चाहेगा, यानी चश्मा लगाने के बाद अपने कॉपी किताब को 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ना चाहेगा। तो आप जानते हो वस्तु की दूरी कितनी? -0.25 मीटर। अच्छा, माइनस क्यों? लेंस यहाँ पे, वस्तु उधर तो रहेगा, बाई तरफ तो रहेगा। तो आप जानते हो u बराबर -0.25 मीटर। ठीक, अच्छा उसके बाद चलो, और प्रतिबिंब कहां तक देख पाता है? 50 तक देख पाता है, 50 के पहले नहीं देख पाता है। तो आप जानते हो प्रतिबिंब जो बने कितना दूर बने? 50 सेंटीमीटर दूर बने, मतलब 0.50 मीटर दूर बने। और आप जानते हो इमेज भी उधर ही बनेगा। तो जब इमेज भी उधर ही बनेगा तो आप जानते हो ये भी किसमें? माइनस में, एफ का मान निकालना है। अब आप जानते हो 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। ठीक, तो v का मान कितना? -0.50 मीटर में ही लगा रहे हैं सवाल। माइनस u का मान कितना? -0.25 बराबर 1/f। माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। तो जब ये प्लस हो गया तो इसको हमने पहले कर दिया। अरे माइनस माइनस प्लस होगा तो 0.25 1/, वाला इसको हमने पहले कर दिया। तो 1/0.25 ये बाद में कर दिया, -0.5 बराबर 1/f। यहाँ पे क्या हुआ? 0.5 एलसीएम हो गया बेटा, 25 दूना 50, यहाँ पे 2 हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पे 50 एक कम 50 1 हो गया, बराबर 1/f हो गया। 2 में गया कितना? 1 बचा, 1/0.50 बराबर 1/f। तो f बराबर कितना? प्लस 0.50 मीटर, या इसी को आप कह सकते हो 50 सेंटीमीटर। मतलब उस व्यक्ति को अपने चश्मे में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। आप देखो, लग गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत हो आप बताओ बेटा। हम चाहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखो। एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर पर है। ध्यान से सुनो बेटा, नेत्र में दोष है, निकट बिंदु कितनी दूर है? 1 मीटर है। अगर आंख खराब ना होती तो निकट बिंदु कहां पे होना चाहिए था? 25 सेंटीमीटर दूर। बात समझ पाए कि नहीं? तो क्वेश्चन नहीं पूछा होगा चश्मे में कितने फोकस दूरी के कौन से लेंस का उपयोग करें। तो जो चश्मा लगा लेगा तो समझेगा आंख सही हो गई। तो कॉपी किताब को कहां रख के पढ़ेगा? 25 सेंटीमीटर दूर। ठीक, बहरहाल आप आगे चलो बेटा। तो आप जानते हो यहाँ पे एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर पर है। मतलब निकट बिंदु जो 25 पे होना चाहिए था वो निकट बिंदु खिसक के कितने पे हो गया? 1 मीटर पे हो गया। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है, किताब को 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो उसे कैसा व कितनी फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करना चाहिए? ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u बराबर -25 सेंटीमीटर, बुक को, किताब को, पुस्तक को कहा 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ना चाहता है, यानी वस्तु की दूरी कितनी? 25 सेंटीमीटर। और आप जानते हो चश्मा लगाएगा, इसके बाईं तरफ आपका वस्तु होगी, पुस्तक होगी, तो u का मान कितना? -25। और प्रतिबिंब कितनी दूर बने कि स्पष्ट पढ़ पावे? 1 मीटर दूर। तो आप जानते हो v बराबर कितना? 1 मीटर बराबर कितना? -100 सेंटीमीटर। ठीक, f का मान निकालना है। आप जानते हो फॉर ए लेंस वी नो दैट 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो v का मान कितना? -100, फिर माइनस u का मान कितना? -25 बराबर 1/f। तो आप आगे चलो बेटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो जब प्लस हो गया इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया, तो प्लस 1/25 माइनस 1/100 बराबर 1/f। ठीक, यहाँ पे 100 एलसीएम हो गया, 25 चौका 100, फिर माइनस हो गया 100 एक कम 100 बराबर कितना? 1/f। 4 में गया कितना बचा? 3, 3/100 बराबर कितना? 1/f। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 100/3, वो भी किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। इसको 100 को 3 से भाग करोगे, प्लस 33.33 सेंटीमीटर आया। मतलब उस व्यक्ति को अपने चश्मे में 33.33 सेंटीमीटर, मतलब कि 100/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, और प्लस में आया मतलब उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए, सामने लिखा है। बोलो समझ पाए कि नहीं? कुछ कठिन लगाओ बताओ बेटा। हम चाहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। आगे चलते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले एक मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। हम फिर रुक गए। निकट बिंदु अगर आंख खराब ना होती कितनी दूर होता? 25 सेंटीमीटर दूर। आंख खराब हो गई, निकट बिंदु 25 से खिसक गया, कितना खिसक गया? 150 सेंटीमीटर। बोलो समझ पाए कि नहीं?
तो आप जानते हो चश्मा लगाएगा, चश्मा लगाने के बाद अपनी आंख को सही मानेगा, किताब को 25 सेंटीमीटर पर रख के पढ़ेगा और इमेज कहाँ बनेगा? 150 सेंटीमीटर दूर। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, सुनो। तो आप जानते हो दूर दृष्टि दोष वाले एक मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा व कितने फोकस दूरी के लेंस का उपयोग अपने चश्मे में करना चाहिए? ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चश्मा लगाने के बाद वो तो अपनी आंख सही मानेगा ना। अब हम पढ़ सकते हैं 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ सकते हैं। किताब को कितनी दूर रख के पढ़ेगा? 25 सेंटीमीटर। तो यू बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर। चश्मा लगाएगा, लेंस यहाँ पे, वस्तु इधर होगा, बाईं तरफ होगा, बाईं तरफ की दूरी माइनस में, यू बराबर कितना? -25। ठीक। अच्छा, आप जानते हो निकट बिंदु खिसक के कितना 150 पहुंच गया उसकी आंख के लिए। तो आप जानते हो चश्मा लगाने के बाद इमेज कहां बने? 150 सेंटीमीटर दूर बने। तो v बराबर कितना? -150, क्योंकि इमेज भी उसी तरफ बने। ठीक। f बराबर निकालना है। फॉर ए लेंस वी नो दैट 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। v का मान कितना? -150, माइनस हो गया। u का मान कितना? -25 बराबर 1/f। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/25 को हमने पहले कर दिया, -1/150 को हमने बाद में कर दिया, बराबर 1/f हो गया। आप जानते हो 150 यहाँ पे एलसीएम हो गया, 25 छक्का 150 हो गया, और 150 यहाँ पे -1 हो गया, बराबर 1/f हो गया। 6 में 1 बचा, घटा कितना बचा? 5 बचा, 5/150 हो गया, बराबर 1/f हो गया। आप जानते हो 5 को इसको कैंसिल करो बेटा, 5 3 15, 1 0। तो आप जानते हो 1/30 बराबर 1/f हो गया, बराबर कितना? +30। मतलब उस व्यक्ति को अपने चश्मे में 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। कोई दिक्कत हो बताओ बेटा। भाई इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कंपटीशन में, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोर्ड में। कोई दिक्कत हो बताओ बेटा। हम चाहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अच्छा, आप भी सोच रहे होगे जितना क्वेश्चन लगवा रहे हैं सब दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अरे निकट वाला भी लगवाइए, परेशान ना, वो भी लगवाएंगे बेटा। ठीक, फिलहाल अभी आप आगे चलो और आगे देखो। 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से, ध्यान से सुनना बेटा, कौन सा लेंस लगाया है? अवतल। ठीक, अगर अवतल लेंस लगाया तो कौन सा दोष होगा? आप कमेंट सेक्शन में लिख के, तो अभी हमने समझाया है। अगर अवतल लेंस का चश्मे में उपयोग किया तो कौन सा दोष होगा? हम चाहेंगे कमेंट सेक्शन में, वीडियो पास करो बेटा। अब मान के चलो आप यहाँ पे ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हो, हमारा वीडियो नहीं देख रहे हो, आप ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हो, हमने पूछा तुरंत हमको आंसर चाहिए, आप वीडियो पास करो, बताओ उसने अपने चश्मे में अवतल लेंस लगाया, कौन सा दोष होगा? कमेंट सेक्शन में लिखो, मौका लगेगा, हम पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा बेटा, लाइक भी करेंगे उसको। ठीक, उम्मीद है कि आप ऐसा कर चुके होगे। अवतल, खाली अवतल लेंस देख के आपको बताना बेटा कौन सा दोष होगा। उम्मीद है कि आप ऐसा कर चुके होंगे। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति के दृष्टि में कौन सा दोष होगा? यही तो क्वेश्चन पूछ लिया गया। अच्छा, उसके बाद चलो, उसकी आंख कितने दूरी पर प्रतिबिंब बनाएगी? कितने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? मतलब अब यूं कह सकते यू का मान दिया, एफ का मान दिया, वी का मान पूछ रहा है। आप आगे चलो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप जानते हो चश्मा लगाने के बाद तो आदमी अपनी आंख सही मानेगा ना। भाई चश्मा क्यों लगवाता है? आंख सही दिखे। सही दिखे मतलब क्या? स्वस्थ नेत्र का 25 होता है निकट बिंदु, तो चश्मा लगाने के बाद हमारा 25 हो जाए, ये तो क्या चाहेगा। और आप जानते हो जो खराब है तो कितनी दूरी पे देख पाएगा, इमेज वहां पे बने। तो कहने का तात्पर्य आपका यू बराबर कितना? -25। ठीक। अच्छा, फोकस दूरी कितनी है? बराबर कितना? -37.5 सेंटीमीटर। वी का मान निकालना है बेटा। फॉर ए लेंस वी नो दैट 1/v - 1/u बराबर 1/f। v का मान हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क, -1/u, u का मान -25 बराबर हो गया। और यहाँ पे आओ, f का मान कितना? -37.5। तो एक काम करते हैं, माइनस माइनस प्लस, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस में है। तो आप जानते हो 1/v बराबर -1/25 -1/37.5। ठीक, या 1/v बराबर -1/25 माइनस, अब दशमलव में कौन ढोएगा? ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो ना। तो ऊपर आपका 1 से गुणा करो 10 और नीचे यहाँ गुणा किया 375 हो गया। अब एक काम करो बेटा, 1/v बराबर 375, यहाँ पे कैल्शियम हो गया। 25 को 375 को 25 से भाग करो, 15 आएगा, तो यहाँ पे -15 हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। यहाँ पे 375, यहाँ पे 375, तो यहाँ पे -10 हो गया। -15 -10 बराबर -25 हो गया, बटा 375 हो गया, 1/v का मान हो गया। ठीक, तो v बराबर कितना? -375/25। ठीक, और आप अच्छी तरीके से जानते हो बेटा ये 15 माइनस, तो आप जानते हो बराबर कितना आया? -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा? ठीक है, इसका मतलब क्या? प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा? उसके नेत्र से 25 सेंटीमीटर, गलत बोल गया बेटा, उसके नेत्र से 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा एक चीज। ठीक, यहां पे देखना,
ये लो, बोलो समझ पाए कि नहीं? चलें, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, साथ ही साथ देखो, मतलब आप समझना, लेंस की फोकस दूरी कितनी आपकी 37.5 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि साफ साफ लिखा है अवतल लेंस, यही तो है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, इसलिए माइनस में लिखा। बढ़े तो आप जानते हो, यानी चश्मे में अगर उसने 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया तो 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु अगर रखेगा तो इमेज कहां बनेगा? 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा। यही तो मतलब हुआ। अच्छा, उसके बाद चलो फिर यहाँ पे देखना, आप जानते हो अवतल लेंस का उसने उपयोग किया, ठीक। यहाँ पे आओ, कौन सा दोष है यही तो जानना चाहते हो। अभी आपने आंसर लिखा भी होगा। अब आप देखो, उत्तल लेंस लगाया तो दूरदृष्टि दोष, अवतल लेंस लगाया तो निकट दृष्टि दोष। मिल गया आंसर। आप आगे चलो बेटा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक। हम चाहेंगे आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलें। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, ठीक। आगे देखना, अगला क्वेश्चन, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, चलो अभी तक आप दूर दृष्टि दोष पे क्वेश्चन लगा रहे थे, हम निकट दृष्टि दोष पे क्वेश्चन लगवा दें, ठीक। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने हेतु उसे कैसा व कितने फोकस दूरी के लेंस का उपयोग अपने चश्मे में करना चाहिए, ठीक। ध्यान सुनना बेटा, पुस्तक को कितनी दूर रख के देखना चाहता है? 25 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो u बराबर कितना? -25 सेंटीमीटर। और कितने पे स्पष्ट देख सकता है? 15 पे। तो v बराबर कितना? -15। अच्छा, माइनस क्यों? चश्मा लगाए हैं तो वस्तु भी इधर, प्रतिबिंब भी उधर, ये भी माइनस, ये भी माइनस, u बराबर -25। जहां पे किताब को रख के पढ़ना चाहता है वो, आप जानते हो किताब में जो भी लिखा है उसके लिए क्या वस्तु हो जाएगा। और कितने दूर तक पढ़ सकता है? 15 तक। तो इमेज कहां बने? -15 बने। फोकस दूरी चाहिए। आप जानते हो फॉर ए लेंस वी नो दैट 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो आप जानते हो यहाँ पे v की जगह पे -15, माइनस फिर यहाँ पे u की जगह पे क्या? -25, और बराबर कितना? 1/f हो गया। आप आगे चलो बेटा, ये माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, तो +1/25 हमने पहले लिख दिया, +1/25 - 1/15 बराबर 1/f। आप जानते हो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 15, हमने 75 यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 25 यहाँ 75 हो गया, 15 × 5 = 75 हो गया। और आप जानते हो 3 - 5 बराबर -2/75 बराबर 1/f हो गया। f बराबर -75/2 हो गया, बराबर -37.5 हो गया, ठीक। इसका मतलब जान पाए, स्पष्ट है कि उस व्यक्ति को अपने चश्मे में 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, और ये माइनस आया ना, ये खुद ही चिल्ला चिल्ला बोल रहा है कौन सा लेंस चाहिए, अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। बोलो समझ पाए कि नहीं? लग गया क्वेश्चन बेटा। हम चाहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलें। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, ठीक। आगे देखना बेटा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, ध्यान रखना निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर तक देख सकता है। नेत्र बढ़िया होता तो अनंत तक देख पाता। ध्यान सुनना बेटा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर तक देख सकता है। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए? यही तो मतलब हुआ। आप आगे चलो बेटा, आप खाली सुनना। आप जानते हो अभी हमने क्या बोला? नेत्र सही होता तो अनंत तक देख पाता। चश्मा लगाने के बाद समझेगा आंख सही हो गई, मतलब अनंत वाली वस्तु को देखेगा। मतलब कि आप जानते हो वस्तु कितनी दूर, u बराबर -इनफाइनाइट, ठीक। और कितने तक रियलिटी क्या, कितने तक देख सकता है? 2 मीटर तक। तो v की जगह पे कितना? -2 मीटर हो गया। माइनस क्यों? आप जानते हो चश्मे आपका है ना, आंख चश्मा लगाया तो इधर ही वस्तु, इधर ही प्रतिबिंब। तो आप जानते हो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। बढ़े आगे भाई, चश्मा लगाने के बाद अपनी आंख को सही मानेगा ना, अनंत वाला भी देख पाएगा ना। अनंत वाला जब देखेगा तो वह उसकी दूरी कितनी हो गई? u बराबर -इनफाइनाइट, माइनस क्यों? उस तरफ है। हम इसलिए लिखवा रहे कि अनंत का इधर भी तो अनंत होगा, इधर का नहीं देख पाएगा, आंख इधर खुली है, इधर चश्मा लगा, इधर वाला अनंत देखेगा। इसलिए जानबूझ के, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आदत पड़ी रही इसलिए चिन्ह लगवा रहे हैं। u बराबर -इनफाइनाइट, v बराबर कितना? -2, f बराबर निकालना है। फॉर ए लेंस वी नो दैट 1/v - 1/u बराबर 1/f, और v की जगह पे कितना? 1/-2 हो गया, -1/-इनफाइनाइट बराबर 1/f हो गया। आप जानते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करो चाहे ना करो, 1/अनंत बराबर क्या? 0 हो जाएगा। तो आप जानते हो 1/-2 बराबर कितना? 1/f हो गया, f बराबर कितना? -2 मीटर।
मतलब उस व्यक्ति को अपने चश्मे में 2 मीटर फोकस दूरी के, और कौन सा लेंस माइनस है बेटा, अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में उसने फोकस दूरी नहीं, क्षमता पूछा, तो आप जानते हो क्षमता P बराबर 1/f, लेकिन कंडीशन है एफ किस में, मीटर में हो, तो आप जानते हो बराबर 1 यहाँ पे कितना -2 मीटर, तो आप जानते हो 1/2 का मतलब क्या 0.5, माइनस में तो माइनस रहेगा डायोप्टर, यानी कि आप जानते हो उस व्यक्ति को अपने चश्मे में आधे डायोप्टर क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। अक्सर जब आंख चेक कराने जो लौट के आओ, कुछ जानकार लोग पूछते हैं चेक कराए, हाँ चेक कराए, कितने पावर का लेंस लगा, तो कहता है कोई -1/2, ठीक, माइनस बोलोगे मतलब अवतल लेंस चाहिए, और हाफ का मतलब क्या 0.5 डायोप्टर, ठीक है। क्वेश्चन लग गया, कोई दिक्कत हो बताओ। हम चाहेंगे बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, आगे देखना बेटा। निकट दृष्टि दोष वाला एक मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। आंख सही होती अनंत तक देखता, चश्मा लगाने के बाद तो सही मानेगा ना, अनंत वाला देख पाएगा ना, ठीक। अच्छा आगे चलो बेटा इसमें, तो निकट दृष्टि दोष वाला एक मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितने फोकस दूरी व किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी, यही तो है। अब आप आगे चलो, चश्मा लगाने के बाद वो अनंत का देखना चाहेगा, तो ऐसी कंडीशन में वस्तु की दूरी u बराबर कितना, इनफाइनाइट। माइनस हमने जानबूझ के लगवाया यहाँ पे कि आप जानते हो आंख है, चश्मा है, लेंस लगा है, सामने वाला इधर देखेगा तो लेंस के उस पार है, बाईं तरफ है, हमने माइनस भी लगवा दिया। नहीं लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आदत पड़ी रहे। अच्छा v बराबर, तो आप जानते हो कितना दूर तक देख पाता है वो, 30 क्या ये 31 32 33 सेंटीमीटर दूर तो नहीं देख पाता है, ठीक। तो आप जानते हो इमेज अगर बने तो अधिकतम कितना दूर बने, -30 बने। माइनस क्यों, इसी पर इमेज बने, ठीक। फोकस दूरी चाहिए बेटा, तो आप जानते हो 1/f बराबर 1/v - 1/u, यही तो बराबर हो, तो v की जगह पे कितना -30 माइनस u की जगह पे माइनस इनफाइनाइट, तो आप जानते हो बेटा यहाँ पे -1/30 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/, अनंत का मान कितना 0 हो गया, ठीक। नहीं भी माइनस लगाओगे तब भी चलेगा, यहाँ पे -0 लिखा होता फर्क क्या पड़ता, तब भी तो वही आता, लेकिन आदत पड़ी रही इसलिए हमने चिन्ह लगवाया। अच्छा उसके बाद चलो, तो बराबर कितना आ गया -1/30, ठीक। ये किसका मान आया, 1/f का, तो f बराबर कितना बेटा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि इस व्यक्ति को अपने चश्मे में 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के और कौन सा लेंस, अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। बोलो समझ पाए कि नहीं, ठीक। आपको समझाया बेटा, हमने जितने भी क्वेश्चन लगवाए ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन थे, चाहे बिहार बोर्ड में पूछा गया, चाहे झारखंड बोर्ड में पूछा गया, चाहे MP बोर्ड में पूछा गया, ठीक है। और भी कई बोर्ड हैं जिसके बच्चे इस चैनल पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो आप जानते हो, अच्छा कुछ कंपटीशन में भी पूछे गए क्वेश्चन है बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन। आप देखो जितने भी क्वेश्चन में लगवाए सारे क्वेश्चन उसी फार्मूले पे लगे, लेंस वाले 1/v - 1/u बराबर 1/f। हाँ मान रखते समय चिन्ह का जरूर ध्यान रखा बेटा, ठीक। जो भी कंसर्निंग बुक आपके पास है, हमको नहीं पता किस राइटर की बुक आपके पास है, इस चैप्टर को खोलना, अंकित के क्वेश्चन खोलना, हमको नहीं लगता 10 15 20 सवाल से ज्यादा सवाल होगा, जिसमें से 5 6 क्वेश्चन तुमने लगवा ही दिया, बाकी जो बचा ये आपका सैंपल क्वेश्चन है, इसके आधार पर बाकी क्वेश्चन आप लगाओ बेटा, ठीक। और एक बात जरूर कहनी थी बेटा, इसमें हमारी टीम पूरी लगी है, मेहनत कर रही है, ठीक। कोई फीस नहीं, निःशुल्क सेवा। हाँ इतनी अपेक्षा जरूर है कि हम लोग की निःशुल्क सेवा की जानकारी आपके क्लास में जितने भी क्लासमेट हैं उनको पहुंचे, उनके पास तक पहुंचे, ठीक। बस यही समझ लो, अगर आप ऐसा करते हो, उसमें सहयोग करते हो, तो समझ लो हमको हमारी टीम को पूरी फीस मिल गई बेटा इसमें, ठीक है। हम मेहनत करते रहेंगे, कोशिश कर रहे हैं बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस खत्म कराने के लिए, लगभग सफल भी हैं हम लोग। जुलाई में कोर्स शुरू किया था बेटा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने भी बीते हैं आपका, ठीक है। और नियर अबाउट 60% से ऊपर कोर्स हम लोग खत्म कर चुके बेटा, यही अगर अप्रैल में शुरू होता तो पूरा कोर्स खत्म हो गया होता, ठीक। तो हम लोग थोड़ा सा और प्रोत्साहित हों, इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना बेटा, हमारे वीडियोस के लिंक को, हमारे चैनल के लिंक को आपकी जिम्मेदारी बनती है जितने भी क्लासमेट हैं उनके पास तक पहुंचाने की बेटा, यही सबसे बड़ा पुरस्कार होगा हम लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं बहुत जल्द। इसके बाद बेटा अगला चैप्टर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के साथ।